एक नौकर लड़का जो बस रोजाना फैमिली की मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस देखता था, उसने महज देखकर ही जियांगू की टॉप टियर स्वॉर्ड टेक्निक्स में फ्लॉज निकाल दिए। यहां तक कि सिर्फ अपने माइंड में सिमुलेट करके ही उसने इस पूरी स्वॉर्ड टेक्निक को मास्टर कर लिया और इसके फिफ्थ स्टांस को अपग्रेड करके उसमें से और भी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर निकाल दी। और ये सब सिर्फ इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि उसके पास इनकॉम्परेबल स्वॉर्ड टैलेंट था। लेकिन इतना टैलेंटेड होने के बावजूद उसे फैमिली के यंग मास्टर्स रोज बुली करते थे। जब वो पूरी तरह से डिस्पेयर में डूब चुका था, तब एक और यंग मास्टर, जिसे खुद फैमिली ने अबैंडन कर दिया था, उसने आकर उसे बचाया। इन दोनों के पास माइंड ब्लोइंग टैलेंट था, लेकिन दोनों ही फैमिली में किसी को फूटी आंख नहीं सुहाते थे। ये दोनों जिस फैमिली से बिलोंग करते थे वो कोई और नहीं बल्कि गांसू की नंबर 1 फैमिली एक्सुए फैमिली थी। हाँ, मैं ही वो अबैंडन्ड बेबी हूं जिसे बचपन में एक्सुए फैमिली के दरवाजे पर छोड़ दिया गया था। और इसी वजह से बचपन से ही रोजाना माहौल को देखते देखते मैंने फैमिली की सारी स्वॉर्ड टेक्निक्स को अपने दिमाग में पूरी तरह छाप लिया था। लेकिन धीरे धीरे मुझे एक बात समझ आने लगी कि एक्सुए फैमिली का पेट्रियार्क सच में एक नंबर का बेवकूफ इंसान है। वो न सिर्फ अपने हाईली टैलेंटेड एल्डेस्ट सन को एकदम ट्रैश समझता है, बल्कि अपनी नई नवेली ब्राइड पर ब्लाइंडली ट्रस्ट भी करता है। और तो और, जो स्वॉर्ड टेक्निक वो रोज मार्शल आर्ट्स अरीना में पूरे स्वैग के साथ प्रैक्टिस करता है ना, मेरी नजरों में वो पूरी तरह से फ्लॉस से भरी हुई है। अचानक एक जोरदार आवाज ने मेरी सोच की चेन को तोड़ दिया। तू यहाँ क्या कर रहा है बे लोली सर्वेंट? रोज रोज दूसरों को मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस करते हुए देखता है, कुछ समझ में आता भी है तुझे? ये सुनकर मैंने तुरंत अपना सिर नीचे किया और माफी मांगते हुए बोला, पेट्रियार्क, आपकी स्वॉर्ड टेक्निक इतनी कूल है कि मैं बिना सोचे समझे बस देखता ही रह गया। इसके बाद मैं वहां से भागकर सीधा ग्रैंडपा हुआंग के पास चला गया, जिन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था। लेकिन सच कहूं तो मेरे मन में अभी भी इस पेट्रियार्क के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं थी। मुझे ये पेट्रियार्क एक बेवकूफ क्यों लगता है, इसका एक और बहुत बड़ा रीजन है, और वो है उसकी पहली मैरिज। सुना है कि वो अपनी वाइफ के साथ बहुत बुरा बर्ताव करता था, हालांकि कुछ अफवाहें ये भी कहती हैं कि वो उसके साथ अच्छा था। मैडम के बारे में ये सारी कहानियां सुनने के बाद कोई भी समझ सकता है कि वो कितनी ग्रेट थीं। जब भी किसी इंपॉर्टेंट डिसीजन पर दोनों के बीच डिसएग्रीमेंट होता था, तो हमेशा मैडम का ही डिसीजन सही साबित होता था। इसीलिए फैमिली का हर एक इंसान मैडम को फॉलो करने लगा था। लेकिन ये देखकर मास्टर के अंदर जेलसी पैदा हो गई और धीरे धीरे वो मैडम को लेकर एकदम कोल्ड होते चले गए। आखिर में उनकी ये कोल्डनेस उनके बच्चों तक भी पहुंच गई। यहां तक कि जब मैडम की डेथ हुई तब भी उस इंसान ने कोई परवाह नहीं दिखाई। उसने अपनी ही एक हैप्पी फैमिली को बर्बाद कर दिया और एक इतनी स्मार्ट वाइफ को खो दिया। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि वो इंसान एक नंबर का बेवकूफ है। खैर, मेरी पोजीशन को देखते हुए इन सब फैमिली ड्रामा से मेरा कोई खास लेना देना नहीं है। मेरा मेन काम तो बस एरेंड बॉय वाला है। जब मैं मार्केट में सामान लेने जाता था तो वहां मुझे अक्सर कुछ स्ट्रीट किड्स दिख जाते थे। वो लोग दूसरों का ध्यान भटकाकर चुपके से उनके बंस चुरा लेते थे, और अगर गलती से कोई अनलकी किड पकड़ा जाता तो लोग उसे इतना मारते थे कि पीट पीट कर उसकी जान ही निकाल दे। लेकिन मेरा हिसाब थोड़ा अलग था। मेरी ऑब्जर्वेशन स्किल्स इतनी शार्प हैं कि मैं बिना किसी की नज़र में आए एकदम चुपचाप बंस चुराकर निकल सकता हूं। इसीलिए टाउन के सारे अनाथ बच्चे नेचुरल तौर पर मुझे अपना बॉस मानने लगे थे। मेरी इस स्पेशल एबिलिटी की वजह से कम वो भूखे तो नहीं मरते थे। एक दिन रोज की तरह मैं बड़ी खुशी खुशी अपनी लूट लेकर उनके पास जा रहा था। लेकिन मुझे क्या पता था कि आज मेरी किस्मत के पकोड़े तलने वाले हैं और एक बड़ी मुसीबत मेरा इंतजार कर रही है। अगले ही पल पीछे से किसी ने ये हाँ को एक जोरदार ग्रिप से जकड़ लिया। जो भी तुम्हारे हाथ में है उसे नीचे रख दो। मैंने जैसे ही सिर उठाकर देखा तो मेरे होश उड़ गए। वो यंग मास्टर थे। यंग मास्टर ने एक एक करके मेरे सारे क्राइम्स की लिस्ट खोल दी। मिस्टर हॉन्ग के डम्पलिंग्स, उस गली वाली स्नैक शॉप के बन्स और मिस्टर यू के राइस केक्स। तुमने इस तरह से चोरियां करना कब से शुरू किया? मैं पूरी तरह से शॉक में था। उन्होंने सिर्फ मुझे चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा ही नहीं था, मैंने तो बस यही एक बार। मेरी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक बिना किसी वार्निंग के मुझे एक जोरदार लात पड़ी। क्या अभी भी झूठ बोलने का इरादा है तेरा? आवाज में इतना गुस्सा था कि मेरी रूह कांप गई। मैं जमीन पर पड़ा बस बुरी तरह से कांप रहा था। मैं इस सडन अटैक के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। मुझे ऐसा लगा जैसे उनके सामने मेरा कोई भी राज छुप नहीं सकता, जैसे मैं उनके चंगुल से कभी बचकर निकल ही नहीं सकता। लेकिन सच बताऊं, मुझे थप्पड़ पड़ने या पिटने का उतना खौफ नहीं था। मेरी हालत खराब होने की असली वजह यह थी कि कोई इंसान मेरे आर पार कैसे देख सकता है, मेरी हर चालाकी को इतनी आसानी से कैसे पकड़ सकता है। लेकिन उन्होंने मुझे पीटना कंटिन्यू नहीं किया, बल्कि मुझे एक लेक्चर देने लगे। अगर इंसान भूख की वजह से एक बार चोरी करे तो समझ आता है, लेकिन अगर तू हर बार यही काम करेगा तो पूरी जिंदगी सिर्फ एक मामूली चोर ही बनकर रह जाएगा। ये कितनी घटिया और शर्मनाक बात है। सुनो,
हमारी फैमिली के फ्रंट गेट के पास जो पाइन ट्री है उसके नीचे एक गड्ढा है। बस इतना कहकर वो मुड़े और चले गए, मुझे उस ठंडी हवा में अकेला छोड़कर। मुझे उस पल समझ आ गया था कि अब मुझे चोरी करके बच निकलने वाला वो थ्रिल दोबारा कभी महसूस नहीं होगा। वो सिर्फ मेरी कमजोरी ही नहीं जानते थे, बल्कि उन्हें मेरे चुराए हुए एक एक आइटम की डिटेल पता थी कि वो कहाँ से आया है। महान यंग मास्टर शुए लिंगयुन। मेरी नज़र में वो दुनिया के सबसे टेरिफाइंग लेकिन साथ ही सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड इंसान हैं। हालांकि फैमिली के हेड सुए जियांगनान को यंग मास्टर की इन बेहतरीन क्वालिटीज की कोई कदर नहीं थी, और इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि वो अपनी न्यूली वेड वाइफ के प्यार में पूरी तरह अंधे हो चुके थे और वो औरत उन्हें अपने इशारों पर नचा रही थी। उनकी ये नई वाइफ कोई और नहीं बल्कि गांसू की चू फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर चू सानमे थी। वो एक बेहद चालाक औरत थी जिसने गांसू की लीडिंग पावर यानी एक्सुए फैमिली में शादी सिर्फ और सिर्फ अथॉरिटी और पावर हथियाने के लिए की थी। इसी वजह से वो हमेशा मास्टर और यंग मास्टर के बीच आग लगाती रहती थी, और एंड रिजल्ट हमेशा यही होता था कि मास्टर बिना सोचे समझे अपनी वाइफ चू सनमे का ही साइड लेते और बेकसूर यंग मास्टर को सजा भुगतनी पड़ती। मुझे ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता था और मेरा दिमाग खराब हो जाता था। आखिर यंग मास्टर अपने साथ हो रही इस अनफेयर ट्रीटमेंट को चुपचाप क्यों सह लेते हैं और खुद के खिलाफ उन झूठे इल्जामों को क्यों एक्सेप्ट कर लेते हैं? अपनी एबिलिटीज के दम पर वो चाहता तो सिर्फ एक ही स्ट्राइक में उसकी कहानी खत्म कर सकता था। कुछ ही दिनों बाद एक सुबह सुबह पूरी एक्सुए फैमिली एक भयंकर गुस्से वाली आवाज सुनकर चौंक गई। सबने देखा कि बेचारे यंग मास्टर जमीन पर घुटनों के बल बैठे हुए हैं और उनके चेहरे पर एक बेबसी झलक रही है। सुए लिंगयुन, कमीने इंसान, क्या तुझे पता है कि मैंने तुझे यहां क्यों बुलाया है? मुझे नहीं पता। ज्यादा इनोसेंट बनने की एक्टिंग मत कर। मैंने जो लैंड डीड हाल ही में साइन की थी वो गायब है। क्या तू सच में नहीं जानता कि वो कहाँ है? यंग मास्टर ने थोड़ी हेल्पलेसनेस के साथ जवाब दिया, हाँ, मुझे सच में नहीं पता। उनके इतना कहते ही वो ड्रामेबाज इंसान जमीन पर पैर पटकते हुए चिल्लाया, तो क्या वो लैंड डीड हवा में गायब हो गई? तुझे सच में कुछ नहीं पता? ये मौका देखते ही छू सानमे ने आग में घी डालने का काम किया। मैं पक्के तौर पर तो कुछ नहीं कह सकती, लेकिन मैंने नोटिस किया है कि यंग मास्टर आजकल स्लम्स में बहुत ज्यादा जाने लगे हैं। मुझे डर है कि कहीं वो वहां के बच्चों की बुरी आदतें ना सीख रहे हों। मैं बस थोड़ी वरीड हूं। उसने घुटनों के बल बैठे यंग मास्टर को प्रोवोक करते हुए देखा। मैं समझ गया, तो इस बार तुम्हारा प्लान मुझे एक चोर साबित करके फ्रेम करने का है? तभी पास खड़ी छू सनमे की दूसरी बेटी एक्सुए लिंग ने थोड़ा घबराते हुए एकदम फेक टोन में कहा, अरे हाँ, मुझे अभी याद आया। कल जब मैं सर्वेंट्स की मदद करने के लिए बिग ब्रदर के कमरे में धोने के लिए कपड़े लेने गई थी तो मैंने वहां एक स्क्रोल जैसी कोई चीज देखी थी। यंग मास्टर अंदर ही अंदर काफी हेल्पलेस फील कर रहे थे। अगर आज उन पर यह झूठा इल्जाम लग गया तो उनकी अब तक की सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि वो अपनी ग्रैंडमदर से किया हुआ एक प्रॉमिस निभा रहे थे। लेकिन इस तरह के बकवास इल्जामों को सुनकर उनका गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने सीधे उस लड़की से सवाल किया, सुए फैमिली की सेकंड डॉटर और वो सर्वेंट्स की मदद कर रही है? वाह, ये तो मैंने आज तक कभी नहीं सुना। सच में तुम कितनी काइंड हार्टेड हो। फादर, क्या अब आप इतने अंधे हो चुके हैं कि आपको ये सस्ती सी ट्रिक भी समझ नहीं आ रही? ये सुनते ही एक्सुए लिंग पूरी तरह से पैनिक हो गई और उसकी नजरें इधर उधर भटकने लगी, मानो उसकी चोरी पकड़ी गई हो। ये सच है। आपको इसलिए नहीं पता क्योंकि आप हमेशा स्लम्स में पड़े रहते हैं, लेकिन असलियत तो ये है कि सुए यिंग बहुत रूथलेस है और पूरा दिन सर्वेंट्स को बुरी तरह कोड़े मारती रहती है। ये सुनकर सुए जियांगनान ने गुस्से से अपने दांत पीस लिए और तुरंत सर्वेंट्स को यंग मास्टर के कमरे में जाकर वो स्क्रोल ढूंढ कर लाने का ऑर्डर दे दिया। थोड़ी ही देर में, ठीक जैसा फुए यिंग ने कहा था, एक सर्वेंट सच में वो स्क्रोल लेकर हाजिर हो गया। मुझे तो पहले से पता था। जब मैंने उसे देखा था तभी समझ गई थी। उधर यंग मास्टर का चेहरा एकदम डार्क हो चुका था और वो बस अपनी पनिशमेंट का इंतजार कर रहे थे। मास्टर ने धीरे धीरे उस स्क्रोल को खोला, लेकिन अगले ही पल उनके तोते उड़ गए। ये आखिर क्या बकवास है? यंग मास्टर के चेहरे पर भी कंफ्यूजन था। अरे ये कोई लैंड डीड नहीं थी, ये तो बस बच्चों वाली एक फालतू सी डूडल थी। दरअसल कहानी ये है कि कल दोपहर ये हा ने छू सनमे की खास मैट को यंग मास्टर के कमरे की तरफ भागते हुए देखा था। वो बिल्कुल एक चोर की तरह इधर उधर नजरें घुमा रही थी। ये हाँ को एक नजर में ही समझ आ गया था कि वो पक्का कुछ न कुछ सीक्रेट प्लॉट कर रही है। पावर के लिए होने वाले इन बड़े बड़े स्ट्रगल्स में अक्सर ऐसे ही सस्ते ट्रिक्स खेले जाते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे अब छू सनमे और यंग मास्टर के बीच एक असली शोडाउन देखने को मिलने वाला है। ये हाँ चुपचाप फर्श पर छूटे हुए पैरों के निशानों को फॉलो करते हुए सीधे कैबिनेट तक पहुंचा। उसने कैबिनेट खोला और उसे वहां छुपाकर रखी हुई वो मिसिंग लैंड डीड मिल गई। ये हाँ को एक ही सेकंड में उनका पूरा गेम समझ आ गया। वो लोग राई का पहाड़ बनाने का प्लान कर रहे थे ताकि लैंड डीड खोने का सारा ब्लेम सीधा यंग मास्टर के सिर मढ़ा जा सके। अगर ये डीड उनके कमरे से बरामद हो जाती तो उन पर फैमिली प्रॉपर्टी को हड़पने का बहुत बड़ा क्राइम लग जाता।
और छू सानमे का एग्जैक्ट मोटिव भी तो यही था। हालांकि यंग मास्टर ने मुझे काफी ह्यूमिलिएशन और दर्द दिया था, लेकिन उस दिन के बाद से उन्होंने बच्चों का पेट भरने के लिए किया गया अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ा। मुझे पहले लगा था कि वो भी बस एक हाइपोक्रिट इंसान है जो सिर्फ दूसरों के सामने अपनी अच्छी इमेज बनाने के लिए मुझे वो रोजाना उस पेड़ के छेद में पैसे डालना कंटिन्यू रखते थे, और उन्होंने आज तक अपना कोई भी वादा नहीं तोड़ा था। वो सच में एक काबिल और इज्जतदार खानदान के यंग मास्टर होने के हकदार थे, लेकिन सिर्फ सच्चाई और अच्छाई के दम पर छू सानमे की घटिया चालाकियों को रोकना मुमकिन नहीं था। अब मैं इस बेहतरीन ड्रामे को शुरू होने से पहले ही बोरियत के साथ खत्म होते हुए तो नहीं देख सकता था। आखिर एक लड़ाई को मजेदार बनाने के लिए दोनों साइड्स का बराबर होना बहुत जरूरी है। क्या आपको सच में लगता है कि मैं ये सब बस चुपचाप हाथ पर हाथ धरे देखता रहूंगा? ऐसा नहीं है कि मैं यंग मास्टर की दयालुता से पिघल गया था, बल्कि मैं उनके जबरदस्त टैलेंट और सच्चाई की दिल से इज्जत करता हूं। साथ ही वो उन भूखे बच्चों के लिए भी काफी सिंपैथेटिक थे, और ये बात मुझे पसंद आई। इसीलिए ये हाँ ने उस रियल लैंड डीड को चुपके से अपनी एक फालतू सी डूडल यानी एक रद्दी सी ड्राइंग से रिप्लेस कर दिया। उस डूडल को देखते ही क्सुए लिंगयून एक पल के लिए हक्का बक्का रह गए। ये सब बहुत ही अजीब और रिडिकुलस था, पर उन्हें तुरंत समझ आ गया कि ये पक्का उस बच्चे का काम है। आखिरकार उन्होंने चैन की सांस ली और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात रखी। हाँ, ये मेरी ही बनाई हुई एक फालतू सी ड्राइंग है। मैंने इसे अपनी अलमारी में इसलिए छुपा दिया था क्योंकि मुझे अपनी घटिया ड्राइंग स्किल्स पर बहुत शर्म आती है। अब बताइए, क्या इसमें भी कोई प्रॉब्लम है? ये सुनते ही वहां मौजूद सबकी बोलती बंद हो गई। उधर पेड़ पर छुपकर देख रहे ये हाँ की भी उन तीखी नजरों को देखकर सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसे इतनी जल्दी पता चल गया कि ये सब मैंने किया है। वो सच में एक डरावने और तेज दिमाग वाले इंसान हैं। अब क्सुए लिंगयून, जो अब तक घुटनों पर थे, पूरे दमखम के साथ खड़े हुए और बोले, फादर, क्या अब मैं वापस जा सकता हूं? क्सुए जियांगनन बुरी तरह ऑकवर्ड फील करने लगे और झेपते हुए बोले, हाँ जरूर, तुम जा सकते हो। पास खड़ी लड़की अभी भी बहस करना चाहती थी, पर छू सानमे ने उसे इशारा करके वहीं रोक दिया, और इस तरह ये मामला फिलहाल यहीं शांत हो गया। ये हाँ रोज की तरह अपना वॉलेट लेने जा रहा था। वो खुद से ही परेशान था कि उसे और कब तक दूसरों के इशारों पर नाचना पड़ेगा। जब वो इसी कश्मकश में था, तभी एक प्यारी सी आवाज आई, तो ये सब तुम्हारा किया धरा है। सामने एक खूबसूरत लड़की मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। ये कोई और नहीं बल्कि यंग मास्टर की छोटी बहन सुए लिंगशुआंग थी। क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? आई एम सॉरी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है फर्स्ट मिस, पर आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं? मैंने अपने भाई से सुना कि तुम भूखे बच्चों को खाना खिलाते हो, बस इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ देखने चली आई। ये हाँ अंदर ही अंदर झेप गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स इतनी ढीली पड़ गई हैं कि वो इस लड़की के आने का अंदाजा तक नहीं लगा पाया। सुए लिंगशुआंग की आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। देखो, चोरी करना कोई सही तरीका तो नहीं है, पर फिर भी मुझे लगता है कि जो तुमने किया उसके लिए तुम्हें एक शाबाशी तो मिलनी ही चाहिए। मुझे खुशी है कि इस दुनिया में अभी भी कोई ऐसा है जिसे असली सच पता है। ये हाँ का चेहरा एकदम लाल हो गया। अरे नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं है। मुझे तो बस चोरी करने की एक गंदी आदत है, और इस बार मैंने यंग मास्टर की मदद सिर्फ इसलिए की क्योंकि मुझे उन लड़कियों की बदतमीजियों पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं कोई वैसा अच्छा बच्चा नहीं हूं जैसा आप समझ रही हैं। ये सुनकर क्सुए लिंगशुआंग बस धीरे से मुस्कुराई। फिर भी मैं तुम्हें शुक्रिया कहना चाहती हूं क्योंकि तुमने मेरे भाई की मदद की। तुम सच में बहुत स्मार्ट इंसान हो। ये हाँ उसे जाते हुए देखकर सोचने लगा कि अगर यहाँ यंग मास्टर होते तो वो पक्का मुझे स्मार्ट नहीं बल्कि एक चालाक और घटिया इंसान कहते। पर ये लड़की यंग मास्टर से बिल्कुल अलग थी। वो दूसरों की अच्छाइयों को पहचानना और उनके बारे में बात करना जानती थी। वो इंटेलिजेंट तो बहुत थी, लेकिन कभी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करती थी। तभी सीन बदलता है और एक सुए फैमिली का एक सर्वेंट बड़े ही पैनिक में भागते हुए सुए लिंगयून के कमरे की तरफ पहुंचता है। सुए लिंगयून के लिए ये खबर किसी आसमानी बिजली गिरने से कम नहीं थी। वो कांपते हुए कदमों से अपनी दादी के कमरे में पहुंचे, जहां उन्हें सिर्फ एक ठंडी और बेजान बॉडी मिली। उनका हाथ पकड़ते ही लिंगयून की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्हें अपनी दादी की वो बातें याद आने लगीं। लिंगयून, परिवार की आपसी लड़ाई में हमेशा बेकसूरों की जान जाती है। तुम्हें बड़े बेटे होने के नाते हमेशा हमारी एक्सुए फैमिली को प्रोटेक्ट करना होगा। यही दादी की आखिरी इच्छा थी। आई एम सॉरी दादी, लेकिन अब मैं इस एक्सुए फैमिली को इस हालत में और ज्यादा नहीं देख सकता। एक दिन बाद एक बेहद गमगीन माहौल में दादी का फ्यूनरल हुआ। यंग मास्टर और फर्स्ट मिस को इस तरह टूटते हुए देखकर ये हान को बहुत बुरा लग रहा था, पर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। पास खड़े ग्रैंडपा हुआंग का दिल भी बैठा जा रहा था। सबको लग रहा था कि अब यंग मास्टर को रास्ते से हटा दिया जाएगा, पर अजीब बात यह थी कि छू सानमे ने उन्हें छोड़ दिया।
ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी सही मौके का इंतजार कर रही है। दादी की मौत के 1 महीने बाद तक यंग मास्टर अक्सर गहरी सोच में डूबे रहते थे। मैं अंदाजा लगा सकता था कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। एक रात वो उसी पेड़ के पास आए, आखिरी बार पैसे डाले और एक ठंडी आह भरते हुए बोले, ये आखिरी बार था। इसके बाद वो मुड़े और शहर छोड़ने के इरादे से आगे बढ़ने लगे। तभी अचानक ये हाँ ने पीछे से आवाज दी, बिना किसी गुड बाय के ही जा रहे हो क्या? चूंकि आपने इतना बड़ा डिसीजन ले ही लिया है तो जाहिर है कि आपको बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ेगी, तो इसे अपने साथ रखिए। सुए लिंगयुन बस चुपचाप उसे देखते रह गए। जैसे तुमने मुझसे ये सब छुपाया, तुम अपनी सुपर पावर्स को अब तक क्यों कंसील कर रहे थे? सुए लिंगयुन ने बस शांत भाव से जवाब दिया, ये दादी की आखिरी इच्छा थी। वो नहीं चाहती थी कि उनके बेटे और पोते आपस में लड़ें। नई बहू की वजह से उनका पहले वाला बेटा पहले ही बर्बाद हो चुका था और वो दोबारा ऐसा भयानक मंजर नहीं देखना चाहती थीं। लेकिन अब जब दादी ही नहीं रही तो इस वादे को ढोने का कोई मतलब नहीं रह जाता। पर एक बात याद रखना, मैं वापस जरूर आऊंगा। इस वक्त एक्सुए फैमिली के दुश्मन घास में छिपे सांपों की तरह चारों तरफ अपनी जड़ें फैला चुके हैं। छू सानमेई ने पूरी तरह से एक्सुए फैमिली को अपने कंट्रोल में ले लिया है और जब तक फादर को इस बात का एहसास होगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। गांसू की नंबर 1 फैमिली का बड़ा बेटा होने के नाते मैं ये सब चुपचाप तमाशे की तरह नहीं देख सकता। मुझे बस अब इतना स्ट्रांग बनना है कि मैं हर मुसीबत से निपट सकूं। ये हान ने ये सुनकर बड़ी बेबाकी से कहा, ये तो सच है। यंग मास्टर को भी अब महसूस होने लगा होगा कि एक्सुए फैमिली में रहकर स्ट्रांग बनना काफी मुश्किल है। यहाँ के ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्स संप्रदायों की सॉर्ट टेक्निक्स में एक अजीब सा घमंड और बोरियत भरी हुई है। जैसे कि फैमिली की सबसे बेहतरीन व्हाइट क्रेन सॉर्ट टेक्निक को ही देख लीजिए। इसके 5th स्टेप में 2 चीजें होनी चाहिए, डिफेंस करते वक्त ही दूसरों पर सरप्राइज अटैक करना और तेजी से पीछे हटकर डिफेंड करने के लिए अपनी हिप्स को इस तरह पीछे पुश करना चाहिए। लेकिन हमारी फैमिली इस पॉस्चर को अपनाने से मना कर देती है क्योंकि उन्हें लगता है कि ये देखने में एलिगेंट नहीं है और एक राइचस स्टाइल को सूट नहीं करता। इसी वजह से इसमें बहुत सारे फ्लॉज रह जाते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि आपको एक्सुए फैमिली की इन सीमाओं से बाहर निकलकर दुनिया देखनी चाहिए और कुछ नया सीखना चाहिए? उद्धरण चिन्ह। ये सब सुनने के बाद एक्सुए लिंगयुन थोड़ा हैरान रह गए और उन्होंने अपनी म्यान से तलवार निकाल ली। मैं तुम्हारी ऑब्जर्वेशन पावर को मानता हूं, लेकिन तुम्हारा मतलब ये तो नहीं कि तुम मेरे सामने एक्सुए फैमिली की बेइज्जती करना चाहते हो? ये हाँ ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं भी एक्सुए फैमिली का अन्न खाकर ही बड़ा हुआ हूं, लेकिन ऐसा लगता है कि डेमोनिक सेक्ट के तरीके इन राइचस सेक्ट से कहीं ज्यादा पावरफुल हैं। खैर, मैं तो बस यहाँ यंग मास्टर को गुड बाय कहने आया था। इतना कहकर ये हाँ ने वो लैंड डीड चुपचाप सुए लिंगयुन की तरफ उछाल दी। लिंगयुन ने बिना कुछ बोले उसे पकड़ लिया और थोड़ी देर खामोश रहने के बाद बोले, ठीक है, चाहे तुम राइचस पाथ चुनो या डेमोनिक पाथ, बस हमेशा वैसे ही रहना जैसे तुम असल में हो। अगर तुमने कभी भी कुछ गलत किया तो सजा देने के लिए मैं खुद आऊंगा। और आखिरी बात, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी काम है। अगर कभी लिंगशुआंग किसी मुसीबत में फंसे तो उसकी मदद वैसे ही करना जैसे तुमने मेरी की है। लिंगशुआंग एक बहुत ही स्मार्ट बच्ची है, इसलिए प्लीज उसके सामने ऐसे प्रिटेंड करना जैसे तुम्हें उसमें बहुत इंटरेस्ट हो। ये सुनते ही ये हाँ का चेहरा एकदम लाल हो गया। आप ये क्या बकवास कर रहे हैं? भला मेरा इंटरेस्ट फर्स्ट मिस में कब से होने लगा? सुए लिंगयुन बस एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ चुप रहे। फिर उन्होंने वो लैंड डीड वापस उसकी तरफ फेंक दी और बिना पीछे मुड़े वहां से चले गए। जाते जाते उनके आखिरी शब्द थे, मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी ये शरारतें इस दुनिया को थोड़ा और मजेदार बनाएंगी। पीछे रह गया तो बस एक उदास चेहरा लिए खड़ा ये हाँ। वक्त गुजरता गया और देखते ही देखते बसंत का मौसम आ गया। ये हाँ ने अपना वादा निभाया और वो साये की तरह चुपचाप एक्सुए लिंगशुआंग की रखवाली करता रहा। एक दिन जब वो चाय की पत्तियां तोड़कर वापस लौटा तो उसे ढेर सारा खाना तैयार करने का काम सौंप दिया गया। पता चला कि शिया फैमिली के लोग यहां आने वाले हैं और उनके स्वागत में एक ग्रैंड डिनर पार्टी रखी गई है। इतना ही नहीं, वो लोग यहां काफी लंबे समय तक रुकने वाले थे। ये हाँ सोचने लगा कि शिया फैमिली के लोग बिना किसी बड़े मतलब के किसी दूसरी फैमिली के यहां इस तरह नहीं जाते। क्या इसका मतलब ये है कि तभी सीन बदलता है और छू सान में एक बॉक्स और एक इनविटेशन लेटर बाहर निकालते हुए कहती है, इसे रख लो। शिया फैमिली के यंग मास्टर तुम्हें बहुत पसंद करते हैं और वैसे भी परिवार को तुम्हारी शादी की काफी फिक्र है। शिया फैमिली हमारे लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट साबित हो सकती है। अपनी फैमिली के फ्यूचर और पैसों के लिए मुझे यकीन है कि तुम मेरी बात समझ रही होगी, है ना? ये सब सुनने के बाद एक्सुए लिंगशुआंग एकदम खामोश हो गई। उसके पास कहने को जैसे कोई शब्द ही नहीं बचे थे। सीन बदलता है और हम देखते हैं कि ये हाँ अकेले में एक लकड़ी की स्टिक के साथ अपनी स्वॉर्ड टेक्निक्स की जमकर प्रैक्टिस कर रहा है। उसे अच्छी तरह पता था कि यंग मास्टर की गैर मौजूदगी में ये लोग बाहरी ताकतों का इस्तेमाल करके एक्सुए फैमिली को कंट्रोल करना चाहते हैं और यहां तक कि लिंगशुआंग को महज एक पॉलिटिकल मैरिज का जरिया बनाना चाहते हैं।
इसीलिए उसे खुद को स्ट्रांग बनाना ही होगा ताकि वो लिंगशुआंग की हिफाजत कर सके। तभी अचानक एक आवाज ने उसकी प्रैक्टिस में खलल डाल दिया। सुना है तुम रोज सुबह मेरे फादर की स्वॉर्ड ट्रेनिंग को छुप छुप कर देखते हो? एक मामूली से स्वॉर्ड स्लेव की इतनी हिम्मत कि वो हमारी फैमिली की सीक्रेट टेक्निक सीखने का ख्वाब देखे। अगले ही पल एक जोरदार वार येहान के शरीर पर पड़ा। अब मैं खुद तुम्हें सिखाऊंगा कि तलवार कैसे चलाई जाती है। वो दोनों उसे बड़ी हिकारत भरी नजरों से देख रहे थे। येहान ने बस किसी तरह उनके अटैक को चकमा दिया, लेकिन ये देखकर कि उसके भाई का वार खाली चला गया, दूसरे ने फौरन येहान का हाथ पकड़कर उसे बुरी तरह जकड़ लिया। भाई, अब इसे मजा चखाओ। एक्सुए यांग गुस्से से तमतमा उठा। एक मामूली गुलाम होकर तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे अटैक से बच निकले? अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि एक भयंकर घूसा सीधा येहान के पेट में लगा, जिससे उसके मुंह से थूक निकल गया। शुए यांग रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उसके घूंसे एक के बाद एक तूफान की तरह बरस रहे थे। कुछ ही देर में येहान लहूलुहान होकर बुरी तरह जख्मी हो चुका था। उस दर्द भरे लम्हे में उसे यंग मास्टर की याद आई। उसने सोचा कि अगर उनकी जगह यंग मास्टर होते तो वो यकीनन मेरे साथ एक फेयर मुकाबला करते। मैं सच में बहुत कमजोर हूं। उनके और मेरे बीच जमीन आसमान का फर्क है। जब मैं खुद की रक्षा तक नहीं कर सकता तो भला फर्स्ट मिस को कैसे बचाऊंगा? येहान ने अपने दांत पीस लिए और आंखों में भरपूर किलिंग इंटेंट के साथ उनकी तरफ देखने लगा। लानत है मुझ पर। जब उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था तभी अचानक दरवाजे पर एक साया नजर आया। तुम लोग अभी के अभी रुक जाओ। जैसे ही वो साया नजदीक आया, रोशनी में साफ हुआ कि वो और कोई नहीं बल्कि शुए लिंगशुआंग थी। फर्स्ट मिस। उन्हें देखते ही येहान के मन में एक अजीब सी टीज उठी। जिस इंसान की उसे हिफाजत करनी चाहिए थी वही आज उसे बचा रही थी। फर्स्ट मिस, अगली बार मैं पक्का। हे ओ छोकरे, क्या सपने देख रहा है? जैसे ही येहान की आंख खुली और उसने ग्रैंडपा हुआंग को देखा, वो डर के मारे उछल पड़ा। इस बार इतनी बुरी तरह क्यों पिटकर आया है? येहान ने उन्हें सब कुछ शॉर्ट में बताया और देखा कि उसके जख्मों पर पट्टी बंधी हुई थी। उसे यकीन था कि कल पक्का फर्स्ट मिस ने ही उसे बचाया होगा और वही उसे बेहोश करके यहां लाई होंगी। असल में शुए लिंगशुआंग ने न सिर्फ उसे बचाया था बल्कि उसका इलाज भी किया था। शुए यांग तो शरीर के सबसे सेंसिटिव अंगों पर वार कर रहा था और लिंगशुआंग ने उसे बेहोश सिर्फ इसलिए किया था ताकि इलाज के दौरान उसे ज्यादा दर्द न सहना पड़े। येहान को इतना उदास देखकर ग्रैंडपा हुआंग उसका मजाक उड़ाने लगे। फर्स्ट मिस की शादी होने वाली है, क्या इसीलिए तू इतना दुखी है? अरे भाई, सेकंड यंग मास्टर से भिड़ने की क्या जरूरत थी? येहान तुरंत अपनी सफाई देने के लिए उठा, पर जख्मों में तेज दर्द की वजह से उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। देख, इतना उछल मत, थोड़ा आराम से बैठ, ग्रैंडपा बोले। येहान एकदम स्पीचलेस हो गया। उसे पता था कि ग्रैंडपा खुद भी फर्स्ट मिस की शादी को लेकर काफी फिक्रमंद थे और वो भी हमेशा दादी के साथ साये की तरह रहे थे, तो जाहिर है उन्हें भी उनकी याद आ रही होगी। येहान ने भी पलटकर ग्रैंडपा को उन्हीं की बात पर घेरा और बोला, आप और दादी हमेशा साथ रहे हो, तो मैं तो बस यही कह सकता हूं कि मुझे याद है दादी के फ्यूनरल पर आप कितने दुखी थे। क्या मैं ये कह सकता हूं कि आपका दादी के लिए वो लगाव मेरे फर्स्ट मिस को प्रोटेक्ट करने के इरादे जैसा ही है? येहान की ये बात सीधे निशाने पर लगी और बूढ़े ग्रैंडपा हुआंग उसे हैरानी से देखते रह गए। अब जब येहान को यकीन हो गया था कि ग्रैंडपा भी यंग मास्टर के ही साइड हैं, तो उसने अब तक शुए फैमिली में जो कुछ भी हुआ था वो सब उन्हें बता दिया। सैनमे और यंग मास्टर के बीच लैंड डीड वाला मामला, सेकंड यंग मास्टर और उसकी अपनी भिड़ंत, और आखिर में अपना वो शक भी साफ कह दिया, फर्स्ट मिस की ये अचानक होने वाली शादी। मुझे पूरा यकीन है कि ये सैनमे की कोई गहरी साजिश है। ये सब सुनकर ग्रैंडपा के पैरों तले जमीन खिसक गई। लानत है, उस औरत ने तो सबको बेवकूफ बना दिया। लेकिन तूने ये बातें मुझे पहले क्यों नहीं बताईं? हमेशा मुझ जैसे बूढ़े से सब कुछ छुपाकर रखता है। तू बड़ा खिलाड़ी निकला। येहान के पास इस पर बस एक शर्मिंदा होने वाली मुस्कान के अलावा कोई जवाब नहीं था। उसके जख्म अभी भी रह रहकर दर्द दे रहे थे। तभी ग्रैंडपा हुआंग उठे और जमीन पर एक पोटली फेंकते हुए बोले, मैंने सुना है कि तेरी पसलियों में चोट आई है। खैर, शुक्र मना कि फर्स्ट मिस ने पहले ही तेरे एक्यूपॉइंट्स खोल दिए थे। दरअसल मार्शल आर्ट्स करने वाले लोग शरीर की इंटरनल एनर्जी यानी क्यूआई का इस्तेमाल करके ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करने के लिए एक्यूपॉइंट्स खोलते हैं। उन्हीं की वजह से तेरी चोट इतनी गहरी नहीं हुई जितनी हो सकती थी। अभी उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि ग्रैंडपा खुद मेडिटेशन की पोस्चर में बैठ गए। अब जैसा मैं कर रहा हूं वैसा ही कर। मैं तुझे सांस लेने और इंटरनल एनर्जी को कंट्रोल करने का तरीका सिखाऊंगा। येहान ने चौंक कर पूछा, ग्रैंडपा, क्या आपने भी मार्शल आर्ट सीखी है? लेकिन तब तक वो गहरी शांति वाली स्टेट में जा चुके थे और उनके शरीर के चारों तरफ एक एनर्जी का फ्लो नजर आने लगा था। बाकी बातें बाद में, अभी बस धीरे धीरे सांस अंदर लो और बाहर छोड़ो। येहान ने उन्हें एक नजर देखा और ज्यादा सवाल न करते हुए तुरंत उनके बताए तरीके को फॉलो करना शुरू कर दिया। वो पहली बार सांस लेने की इस खास ब्रीदिंग टेक्निक को ट्राई कर रहा था। वो एनर्जी धीरे धीरे उसके शरीर में बहने लगी।
वो साफ महसूस कर पा रहा था कि सिर्फ कुछ बार सांस लेने के बाद ही उसका दर्द काफी कम हो गया है और शरीर एकदम हल्का और आरामदायक फील हो रहा है। ब्रीदिंग टेक्निक पूरी करने के बाद ये हान ने फिर से अपनी क्यूरियोसिटी के साथ उनसे पूछा, ये तो वाकई कमाल है, क्या ये ग्रैंडपा की अपनी बनाई हुई ब्रीदिंग टेक्निक है? जब मैं आवारागर्दी किया करता था तब पहाड़ों में मुझे एक अजीब सा दिखने वाला बूढ़ा आदमी मिला था। मैंने अपने हिस्से का मांस और शराब उसे दे दी तो बदले में उसने मुझे एक किताब थमा दी। ये ब्रीदिंग टेक्निक मैंने उसी किताब से सीखी है। क्या पता, शायद वो बूढ़ा कोई ऐसा मार्शल आर्ट्स मास्टर हो जिसे दुनिया जानती ही न हो। इतना कहते ही ग्रैंडपा ने अपनी अलमारी से वो किताब निकाली जिसे उन्होंने पिछले 2.5 साल से संभाल कर रखा था। तुम काफी स्मार्ट हो तो इसे पढ़ सकते हो, वैसे भी तुम्हें यहां लेटे लेटे आराम ही करना है। ये हाथ थोड़ा नजदीक आया। मैंने तो इसका सिर्फ पहला चैप्टर ही पढ़ा है, बाकी का हिस्सा कभी नहीं देखा। अगर तुम्हें मार्शल आर्ट्स में इंटरेस्ट है तो ये तुम्हारी बहुत मदद कर सकती है। इसे रखो। ये हां ने बड़ी उत्सुकता से वो किताब अपने हाथ में ले ली। वो जानना चाहता था कि आखिर वो अजीब बूढ़ा जिसने ये ब्रीदिंग टेक्निक दी थी वो असल में था कौन। ये सब करने के बाद ग्रैंडपा जाने के लिए उठे। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं तुम्हारी छुट्टी की बात करने जा रहा हूं और जो तुमने शक जताया है मुझे उसकी भी थोड़ी छानबीन करनी है। मुझे खुशी है कि यंग मास्टर तुम्हें जानते हैं। ये हां बस चुपचाप उन्हें जाते हुए देखता रहा। मुझे भी इस बात की खुशी है। इसके बाद उसने अपना पूरा ध्यान उस किताब पर लगा दिया। ब्रह्मांड की एनर्जी से ही इंसान का जन्म हुआ है। अगर कोई इस एनर्जी के साथ खुद को ढाल ले और उसे अपने अंदर समा ले तो वो दुनिया की हर चीज को कंट्रोल कर सकता है। ये हां को थोड़ा अजीब लगा। ये क्या बकवास है? क्या हमारा जन्म अपने माता पिता से नहीं हुआ? ये ब्रह्मांड वाली बात कहां से आ गई? उसे लगा कि इसमें लिखी ज्यादातर बातें काफी अजीब और सिरपैर की नहीं है। इस किताब का पहला हिस्सा बस इसी तरह की अजीबोगरीब बातों से भरा हुआ था। आगे की ज्यादातर बातें ऐसी थीं जो मेरी समझ के बाहर थीं। लेकिन अचानक एक लाइन पढ़ते ही मुझे ऑथर की फीलिंग समझ आ गई। उसमें लिखा था, जो लोग जन्म से ही कमजोर होते हैं, अगर वो ताकतवर बनना चाहते हैं तो उन्हें अपना सब कुछ दांव पर लगाना होगा। इसीलिए मैं ये बेसिक ब्रीदिंग टेक्निक छोड़ रहा हूं जो किसी को भी स्ट्रांग बना सकती है। जो सच में स्ट्रांग बनना चाहता है उसे लगातार मेहनत और कल्टीवेशन करनी होगी, तभी वो उस लेवल तक पहुंच पाएगा जहां उसे कोई छू भी न सके। ये हां ने पहले चैप्टर के हिसाब से अपनी सांसों को कंट्रोल करना शुरू किया। धीरे धीरे उसका दर्द लगभग गायब हो गया और हर एक सांस उसके शरीर को अंदर से नरिश करने लगी। 1 सांस, 2 सांस, 3 सांस। देखते ही देखते उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं और अगले ही पल वो धप्प से जमीन पर गिर पड़ा। धत तेरी की, मैंने कभी नहीं सोचा था कि महज सांस लेना भी इतना मुश्किल काम हो सकता है, उसने हांफते हुए सोचा। पर उसे ये एहसास हुआ कि अब उसके शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। उसने एक बार फिर हैरानी से उस किताब की तरफ देखा। ये किताब वाकई बहुत हार्डकोर थी और पक्का कोई मामूली चीज नहीं थी। देखते जाओ, मैं इसे सीख कर ही दम लूंगा, ये कहकर वो गहरी नींद में सो गया। जब उसने दोबारा आंखें खोलीं तो एक बेहद खूबसूरत औरत उसके सामने खड़ी थी। अरे फर्स्ट मिस! ये हां हड़बड़ा कर उठा और बड़े ही सम्मान के साथ उन्हें अंदर आने को कहा। फर्स्ट मिस, ये जगह कितनी पुरानी और टूटी फूटी है, आप यहां क्यों आई हैं? सुए लिंगशुआंग ने नरमी से जवाब दिया, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, इसलिए बस देखने चली आई। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? और हां, मुझे माफ कर देना, मैं अपने भाई बहनों की तरफ से तुमसे माफी मांगती हूं। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपने तो खुद मेरे जख्मों का इलाज किया है, अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। बस कोई मुझे इसके लिए डांटे नहीं, ये हां ने कहा। दरअसल उसे अजीब लग रहा था कि एक फर्स्ट मिस होकर वो एक सर्वेंट के कमरे में आई थीं। इक्सुए लिंगशुआंग मुस्कुराई और ये हां की तरफ देखते हुए बोली, लगता है तुम मेरी काफी परवाह करते हो। खैर, अब जब तुम काफी हद तक रिकवर हो चुके हो, अब जाकर मुझे थोड़ी तसल्ली हुई है। उसने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, मैंने यहां तुम्हारी दवाइयां रख दी हैं, टाइम पर खा लेना। मैं चलती हूं और हां, ग्रैंडपा हुआंग को मेरी तरफ से हेलो जरूर कह देना। ये हां ने भी पूरी रिस्पेक्ट के साथ बो किया और बस इतना कहा, जी डाश शोजिए। उसके जाने के बाद उसने बिना टाइम वेस्ट किए वापस से अपनी वो किताब उठा ली। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, यार मुझे कितनी भी मार पड़े उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी वजह से मिस को जो इतनी टेंशन लेनी पड़ी ना, ये बात मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। मुझे और भी ज्यादा स्ट्रांग बनना ही होगा, चाहे जो हो जाए। ये सोचते ही ये हां बहुत जल्दी एक गहरे फोकस वाले जोन में चली गई। एक बहुत ही फ्रेश और प्योर एनर्जी धीरे धीरे उसकी बॉडी के अंदर फ्लो करने लगी। 10 सांसें, 11, 20। शुरुआत में वो काउंट कर रही थी, लेकिन फिर धीरे धीरे वो गिनती भी भूल गई। ऐसा लगा जैसे वो खुद की एग्जिस्टेंस को ही भुला चुकी है। उसका 100% फोकस सिर्फ और सिर्फ अपनी ब्रीदिंग पर सेट हो गया था।
कुछ ही देर बाद उस बूढ़े आदमी ने कमरे का दरवाजा खोला। अरे डा, ये इतनी रात हो गई है, अभी तक सोई नहीं क्या? कर क्या रही है तू? ग्रैंडपा, ये हाँ ने जवाब तो दिया, लेकिन रात वर्ड सुनते ही उसका दिमाग थोड़ा हैंग हो गया और उसने एकदम शौक में खिड़की के बाहर देखा। क्या रात हो गई? लेकिन अभी तो सुबह थी ना? आप तो अभी अभी बाहर गए थे। ये सुनकर ग्रैंडपा ने उसे एक अजीब सा लुक दिया। कहीं उस पिटाई में तेरा दिमाग तो नहीं हिल गया ना? आधी रात हो चुकी है और तू ऐसे एकदम से खड़ी हो गई, तेरे घाव में दर्द नहीं हो रहा क्या? ये हाँ को तो ऐसा लग रहा था जैसे उसने बस कुछ ही देर के लिए अपनी ब्रीदिंग प्रैक्टिस की हो। लेकिन ग्रैंडपा की बात सुनकर जब उसने खुद को नोटिस किया तो वो पूरी तरह से हैरान रह गई। उसकी पसलियों का सारा दर्द मानो गायब हो चुका था और उसकी पूरी बॉडी एक नई पावर से भरी हुई फील हो रही थी, जैसे उसका लेवल अप हो गया हो। ये सब देखकर उस बूढ़े आदमी ने उसे अपने पास बुलाया ताकि बैठकर कुछ सीरियस बातें कर सके। ये बैठ जा, ये तेरे पैदा होने से भी पहले की बात है। हुनन प्रोविंस में दो बहुत बड़े फैमिलीज के बीच पावर और कंट्रोल को लेकर एकदम खूनी खेल चल रहा था। दोनों बस एक दूसरे की जान के प्यासे थे। उनमें से एक था लियाक्सिंग जियानपाई, जिसे कुछ सो कॉल्ड अच्छे और राइटियस लोगों ने मिलकर बनाया था, और दूसरा था बेलोंग बाओ, जिसे कुछ बेहद मिस्टीरियस लोगों ने खड़ा किया था। लेकिन जब इन दोनों फैक्शंस के बीच असली वॉर शुरू हुई ना, तब जाकर ये डार्क रियलिटी सामने आई कि ये जो शरीफों वाला लियाक्सिंग जियानपाई है। बाकी सारे अच्छे फैक्शंस को लग रहा था कि लियाक्सिंग जियानपाई तो 100% ये वॉर जीत ही जाएगा। लेकिन जब असली रिजल्ट सामने आया ना, तो भाई सबके होश उड़ गए। सबसे अजीब बात तो ये थी कि उस एपिक बैटल के बाद से ही दोनों फैमिलीज एकदम से गायब हो गईं। किसी को हवा तक नहीं लगी कि वो गए कहां। कुछ अफवाहें तो ये भी उड़ी कि उन दोनों फैमिलीज ने आपस में मर्ज कर लिया है, और अब सुनने में आ रहा है कि बेलोंग बाओ के डिसेंडेंट्स हाल ही में दोबारा एक्टिव हो गए हैं। और पता है सबसे बड़ा ट्विस्ट क्या है? ये वही फैमिली है जिसके साथ अभी हमारी डा शाओजी की ब्लाइंड डेट चल रही है। इतना ही नहीं, इनका उस छू सैनमे की फैमिली के साथ भी कोई ना कोई सीक्रेट कनेक्शन जरूर है। मैंने डा शाओजी के इस फ्यूचर हस्बैंड की इन्फो निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन सरप्राइजिंगली उसका सारा डेटा एकदम ब्लैंक था, जैसे उसका कोई एग्जिस्टेंस ही ना हो। तभी मुझे ओल्ड मैडम की वो बात याद आ गई। उन्होंने कहा था कि छू सैनमे कुछ ज्यादा ही राज जानती है, इसीलिए मैं तब से सीक्रेटली यंग मास्टर और डा शाओजी को प्रोटेक्ट कर रहा हूं और उनके आसपास होने वाली हर एक छोटी सी छोटी मूवमेंट पर अपनी रडार सेट किए हुए हूं। इतना बोलने के बाद उस बूढ़े आदमी ने अपने पीछे से एक छोटा सा पार्सल निकाला। उसने बड़े इमोशनल टोन में कहा, ये वो कपड़े हैं जो ओल्ड मैडम ने मेरे लिए तब बनाए थे जब वो जवां हुआ करती थीं। मैंने इन्हें इतना संभाल कर रखा कि आज तक एक बार भी पहनने की हिम्मत नहीं हुई। अब मेरे पास उनकी दी हुई बस यही एक आखिरी निशानी बची है। प्लीज इसे मेरे लिए सेफ रखना। मुझ जैसे इस बूढ़े इंसान को अब जाके डा शाओजी की इस अरेंज मैरिज के पीछे की पूरी कॉन्स्पिरेसी और उस मिस्टीरियस फैमिली का सच बाहर निकालना ही होगा। ये सब देखकर ये हाँ ने उसे बहुत रोकने की कोशिश की, उसे समझाया कि रिस्क मत लो, लेकिन वो बूढ़ा अपनी बात पर एकदम अड़ चुका था। उसका माइंड सेट था। जाते जाते उसने बस इतना कहा, जब मैं यहां नहीं हूं तो तुम्हें डा शाओजी को अच्छे से प्रोटेक्ट करना होगा। ये सब अरेंज करने के बाद उसी दिन तड़के सुबह सुबह ही ग्रैंडपा हुआंग ने एक्सवे फैमिली का घर छोड़ दिया। उन्हें ऐसे दूर जाते हुए देखकर ये हाँ को अंदर ही अंदर बहुत गिल्ट फील हो रहा था। उसे रिग्रेट हो रहा था कि उसने ग्रैंडपा को जबरदस्ती रोका क्यों नहीं। अब तो सारे स्ट्रांग लोग जा चुके हैं, अब यहां बस मैं ही बची हूं। उसने खुद से एक हताश आवाज में कहा। डा शाओजी को प्रोटेक्ट करना तो दूर की बात है, मेरी खुद की हालत तो ऐसी है कि उल्टे उन्हें ही मुझे प्रोटेक्ट करना पड़ रहा है। उसी मोमेंट उसे अचानक से उस बुक में लिखी हुई वो लाइन याद आ गई, आखिर स्ट्रांग बनना ही क्यों है? क्या डा गोंगजी की तरह जस्टिस के लिए अपना रिवेंज लेने को, या फिर ग्रैंडपा फैंग की तरह अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए? शायद इनमें से कुछ भी नहीं। मैं तो बस इस लाइफ को बिना किसी रिग्रेट्स के जीना चाहता हूं। मैं एक अनाथ हूं जिसका ना कोई परिवार है और ना ही कोई दोस्त। मैं बस एक मामूली सा सर्वेंट हूं, पर मेरी एक ही विश है कि मैं भी एक बार पटाखों की तरह पूरी रोशनी के साथ जल सकूं, चाहे वो बस एक पल के लिए ही क्यों ना हो। अगर बात यही है ना, तो यू मैंशन के उस बोरिंग राइटियस पाथ से ज्यादा मुझे डार्क और डेमोनिक पाथ सूट करेगा। उम्मीद है कि शाओजू मेरी इस बात को समझेंगे। सच कहूं तो मेरे पास डा शाओजी को प्रोटेक्ट करने तक की पावर नहीं है, लेकिन मुझे पता है वो इतनी स्मार्ट और टैलेंटेड हैं कि किसी भी सिचुएशन या मुश्किल से आसानी से बाहर निकल आएंगी। आप सभी के अपने अपने रास्ते हैं और अब मुझे भी अपना खुद का रास्ता ढूंढना ही होगा। ना जाने कितना टाइम बीत गया था, तभी अचानक दरवाजे पर हुई एक नॉक ने उसका फोकस तोड़ दिया। दरवाजा खोला तो सामने अंकल जोंग यून खड़े थे। अबे ओ लड़के, इतने दिनों से खुद को कमरे में बंद करके बैठा है, मुझे तो लगा तू टपक गया। उन्होंने हल्का मजाक करते हुए कहा और फिर उसे कुछ खाना पकड़ा दिया। हाँ, एक और बात,
ग्रैंडपा हुआंग ने कहा था कि अगर वो 5 दिन तक वापस ना आए तो तू उन कपड़ों को अपने पास ही रख लेना। ये बात सुनते ही यहाँ की पूरी बॉडी एक पल के लिए सुन्न पड़ गई। शिट, इसका मतलब ग्रैंडपा मारे गए। पक्का उन लोगों ने उन्हें पकड़ लिया होगा। तभी मैं सोचूं कि ये सुए यांग और सुए यिंग आजकल घर में फालतू में इधर उधर क्यों मंडरा रहे हैं। तो ये पूरा प्लान था। चू सन में डा शाओजी की शादी का फायदा उठाकर शाओजू के सारे लॉयल लोगों को रास्ते से हटाना चाहती है। मैं और ग्रैंडपा हुआंग पूरा दिन साथ रहते थे, तो मुझे निपटाना भी अब उनके लिए बस कुछ ही टाइम की बात है। मुझे अब कोई ना कोई एक्शन लेना ही पड़ेगा। उसने बिना टाइम वेस्ट किए वो पार्सल खोला जो ग्रैंडपा हुआंग ने उसे दिया था और अंदर रखे हुए उन कपड़ों को पहन लिया। ग्रैंडपा, मैं प्रॉमिस करता हूं मैं आपकी मौत का रिवेंज जरूर लूंगा। शाओजू, मैं आखिरी बार दा शाओजी की मदद करने जा रहा हूं। भले ही मैं कुछ बहुत बड़ा ना कर पाऊं, लेकिन कम से कम उनकी सेफ्टी तो इंश्योर कर ही सकता हूं। तभी सीन शिफ्ट होता है। सुए लिंगशुआंग के चेहरे पर बहुत ज्यादा टेंशन साफ दिख रही थी। ग्रैंडपा हुआंग भी आजकल कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। मुझे बहुत स्ट्रांग फीलिंग आ रही है कि कुछ तो बहुत बड़ा और बुरा होने वाला है। और ठीक उसी वक्त एक सर्वेंट वहां कुछ लेकर आया। एक सर्वेंट वो पार्सल लेकर आया। ये हाँ ने बस इतना कहा था कि ये डा शाओजी के लिए है और वो उसे देकर तुरंत वहां से निकल गया। जैसे ही वो सर्वेंट कमरे से बाहर गया, एक सुए लिंगशुआंग ने बिना एक पल वेस्ट किए बड़ी बेचैनी से उस पार्सल को खोला। अंदर जो था उसे देखकर उसके होश उड़ गए। उसमें वो जमीन के कागजात थे जिनका यूज करके उसके भाई को फंसाया गया था, और साथ में थी एक डायरी। डायरी में लिखा था, डा शाओजी, मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं सिर्फ इसी तरह इनडायरेक्टली आपकी मदद कर सकता हूं। जब तक आप मेरी ये डायरी पढ़ रही होंगी, मैं एक्सुए फैमिली छोड़कर बहुत दूर जा चुका हूंगा। डा शाओजी, आपका वो जो फ्यूचर हस्बैंड है ना, वो बहुत ही डेंजरस इंसान है और उसका असली चेहरा कोई नहीं जानता। अब हम सब लोग जा चुके हैं, लेकिन मुझे आपकी स्मार्टनेस पर पूरा भरोसा है। मुझे यकीन है कि आपको पता होगा कि आगे क्या करना है। प्लीज जितनी जल्दी हो सके इस एक्सुए फैमिली को छोड़ दीजिए। ये सारी चीजें सेट करने के बाद ये हाँ ने आखिरी बार उन आवारा लोगों को कुछ पैसे दिए और वहां से निकल गया। वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और एक सर्वेंट छू सानमे को करंट सिचुएशन की रिपोर्ट दे रहा था। छू सानमे ने बड़े ही कोल्ड टोन में कहा, उस लाश को अच्छे से डिस्पोज कर देना, शिया फैमिली के लिए कोई नई मुसीबत खड़ी मत करना। जी, सर्वेंट ने हामी भरी। छू सानमे के चेहरे पर एक ईविल स्माइल आ गई। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि वो बुढ़ा अभी भी यहीं टिका होगा। चलो अच्छा ही हुआ जो मैंने एक्सुए यांग और बाकी लोगों को उस पर नजर रखने के लिए लगा दिया था। अब जाकर एक्सुए फैमिली के सारे कांटे मेरे रास्ते से हमेशा के लिए साफ हो गए हैं। तो टेक्निकली देखा जाए तो अब इस गांसू एक्सुए फैमिली की असली बॉस मैं ही हूं ना, सिर्फ और सिर्फ छू सानमे। फिर उसका एक्सप्रेशन थोड़ा सीरियस हो गया। लेकिन रुको, ये तो बस शुरुआत है। हमारे इस ग्रैंड प्लान को सक्सेसफुल बनाने के बीच में अब कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। कैमरा वापस घूमता है ये हाँ की तरफ, जिसे लगातार सफर करते हुए पूरे 5 दिन बीत चुके थे। इन 5 दिनों में उसने अपनी पीठ पीछे होने वाली हर एक छोटी मूवमेंट पर ईगल आइज रखी हुई थी, और जब उसे फाइनली कंफर्म हो गया कि कोई उसे ट्रैक नहीं कर रहा है, तब जाकर उसकी जान में जान आई। उसने राहत की सांस ली और आराम करने के लिए शांति से मेडिटेशन करने बैठ गया। उसका प्लान एकदम सॉलिड था। उसे इस सुनसान और खतरनाक जंगल के बीचों बीच जाकर क्लोज डोर कल्टीवेशन करना था और उस सीक्रेट मैनुअल को पूरी तरह से मास्टर करना था। एक बार मेरी ये ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाए ना, फिर मैं सीधे इस पहाड़ से नीचे जाऊंगा और डा शाओजी को ढूंढूंगा, और हाँ, उन दुश्मनों को भी खोज कर निकालूंगा जिन्होंने एक्सुए फैमिली को दीमक की तरह अंदर ही अंदर खोखला कर दिया, और उनसे अपना पूरा बदला लूंगा। और जब मेरा ये रिवेंज पूरा हो जाएगा, तब एक न एक दिन मैं शाओजू के साथ अपना वो फाइनल शोडाउन जरूर करूंगा। लेटे लेटे आराम करते हुए भी ये हाँ करवटें बदल रहा था। उसे नींद ही नहीं आ रही थी, तो वो अपनी जगह से उठा और एक छोटे से चाकू का यूज करके उसने अपने लिए एक लकड़ी की तलवार तराशनी शुरू कर दी, ताकि वो फाइनली मिली अपनी इस आज़ादी को सेलिब्रेट कर सके। ये सब खत्म करने के बाद उसने खुद से कहा, एक बार ये सब हो जाए ना, फिर मैं इस पूरी की पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करूंगा। अब कहानी में पूरे 2 साल का टाइम स्किप आता है। सीन शिफ्ट होता है उस विशाल एक्सुए फैमिली एस्टेट की तरफ, जहां सर्वेंट सुबह सुबह गिरे हुए सूखे पत्तों को साफ कर रहे थे। इतनी सुबह सुबह ही काम पर लग गए, बहुत मेहनत कर रहे हो यार, एक ने कहा। दूसरे ने गहरी सांस छोड़ते हुए रिप्लाई किया, क्या करें भाई, मजबूरी है। वो छू फैमिली की तरफ से जो सर्वेंट्स आए हैं ना, वो तो काम के नाम पर तिनका भी नहीं तोड़ते हैं। तो वो भी सर्वेंट्स ही, लेकिन बस छू फैमिली का टैग लगा है, तो उनका एटीट्यूड तो ऐसा है जैसे वो कोई वीआईपी हो। सच में यार, पहले वाले ने बात आगे बढ़ाई, जब से ओल्ड मैडम की डेथ हुई है तब से शाओजू और डा शाओजी भी जैसे कहीं गायब ही हो गए हैं, और तब से लेकर आज तक हमारी एक्सुए फैमिली बस नीचे ही गिरती जा रही है। वो पहले वाला रुतबा, वो पावर, सब कुछ खत्म हो चुका है,
और अब तो हमें हर छोटी बात के लिए उन छू फैमिली वालों का मुंह देखना पड़ता है। आज के टाइम पर कौन हमें गांसू की नंबर 1 फैमिली मानता है? कोई नहीं। बस एक ही उम्मीद बची है, काश फ्यूचर में हमारे शाओजू एक हीरो की तरह वापस लौटें और इस फैमिली को डूबने से बचाकर फिर से बिल्ड करें। फिर कैमरा एकदम से शिफ्ट होता है। टिएनमो चेंग के बिल्कुल नीचे एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सा दिखने वाला यंग लड़का खड़ा था। उसके चेहरे पर एक अलग ही सीरियसनेस थी और वो बड़ी गहराई से ऊपर की तरफ देख रहा था। दुनिया में ज्यादातर लोग जो डिमोनिक पाथ का कल्टिवेशन करते हैं, उनके अंदर ट्रेनिंग के टाइम पर बहुत ही ईविल थॉट्स आने लगते हैं। उनका माइंड करप्ट हो जाता है, वो क्यूआई डिविएशन का शिकार हो जाते हैं और अल्टीमेटली वो ऐसे डेमन्स बन जाते हैं जो बिना पलक झपकाए किसी का भी मर्डर कर सकते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। कुछ ऐसे लोग जो भले ही डिमोनिक कल्टिवेशन करते हों, लेकिन उनके दिल में आज भी जस्टिस जिंदा होता है। अपनी स्ट्रांग और कभी हार न मानने वाली विल पावर के दम पर वो इस मार्शल वर्ल्ड के टॉप टियर एक्सपर्ट्स बन जाते हैं। अगर हम आज की डेट में मार्शल वर्ल्ड के टॉप 10 एक्सपर्ट्स की रैंकिंग देखें ना, तो उस लिस्ट में सिर्फ 2 ही लोग ऐसे हैं जो डिमोनिक फैक्शन से बिलोंग करते हैं। रैंक 1 पर हैं सी जोंगशिया और रैंक 2 पर आते हैं जेन मोशिया। ये दोनों इस मार्शल वर्ल्ड के एकदम पीक लेवल पर खड़े हैं। भले ही ये सारे सो कॉल्ड हीरोज को अपने सामने कुछ नहीं समझते, लेकिन ये जो भी करते हैं एकदम ओपनली और फेयर तरीके से करते हैं। और आपको पता है, इस टिएनमो चेंग का जो सिटी लॉर्ड है ना, वो कोई और नहीं बल्कि मार्शल वर्ल्ड का रैंक 2 एक्सपर्ट खुद जेनमो शिया जे वेनहे ही है। जे वेनहे असल में अपनी जवानी के दिनों में एक ऐसे विद्वान स्कॉलर थे जिन्हें मार्शल आर्ट्स और लड़ाई झगड़े में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन उनका नेचुरल टैलेंट और पोटेंशियल इतना कमाल का था कि उनके मास्टर ने उन्हें मार्शल वर्ल्ड में कदम रखने के लिए लगातार 3 दिन और 3 रात तक मनाया था। आखिरकार वो मान गए और आगे चलकर एक लेजेंडरी ग्रैंड मास्टर बने। लेकिन इस वक्त जे वेनहे पसीने पसीने हो रहे थे। अरे दादाजी, देखो मैं फिर से जीत गई। ये तीसरी बार है ना। अब अपनी प्रॉमिस के मुताबिक मुझे मार्शल आर्ट सिखाना शुरू कीजिए, गेलन ने बड़ी एक्साइटमेंट के साथ कहा। जे वेनहे थोड़े बेबस नजर आ रहे थे और कहने लगे, देखो बेटा, मार्शल आर्ट सीखना बहुत ही डेंजरस काम है, ये लड़कियों के लिए ठीक नहीं है। ये सुनते ही गेलन ने रोने का नाटक शुरू कर दिया। क्या मार्शल वर्ल्ड का 2nd नंबर का एक्सपर्ट अब अपनी बात से पीछे हटेगा? दादाजी, आपका इरादा शुरू से ही प्रॉमिस पूरा करने का था ही नहीं। जे वेनहे के इन्फ्लुएंस की वजह से उनकी पूरी फैमिली को पढ़ना लिखना पसंद था, मार्शल आर्ट्स नहीं। सिर्फ उनकी लाडली पोती जी लैन ही ऐसी थी जिसे मार्शल आर्ट सीखने का जुनून था। असल में दादाजी उसके साथ शतरंज, चेस सिर्फ इसलिए खेलते थे ताकि उसका ध्यान लड़ाई झगड़े से हटा सकें, पर उन्हें क्या पता था कि वो इस खेल में भी इतनी जल्दी एक्सपर्ट बन जाएगी। जब जे वेनहे अपनी गलती पर सोच ही रहे थे, तभी एक सर्वेंट ने आकर खबर दी कि एक बहुत ही इंप्रेसिव सा दिखने वाला यंग लड़का बाहर खड़ा है और वो उन्हें चैलेंज करना चाहता है। जे वेनहे को जैसे बचने का मौका मिल गया और वो तुरंत वहां से निकलने की तैयारी करने लगे। अरे वाह, काफी टाइम बाद कोई नया चैलेंजर आया है, मुझे खुद जाकर उसे रिसीव करना चाहिए। लैनर, मैं बस अभी गया और अभी आया, हम बाद में बात करते हैं। ये कहकर वो वहां से पतली गली पकड़कर निकल गए। जी लैन गुस्से में अपने दांत पीसती रह गई कि उसके दादाजी फिर से कोई न कोई बहाना बनाकर खिसक लिए। जे वेनहे अपने आदमियों के साथ बाहर पहुंचे और उस लड़के से पूछा, तो तुम ही वो लड़के हो जो टिएनमो चेंग को चैलेंज करने आए हो? तुम्हारा नाम क्या है? उस लड़के ने बड़ी विनम्रता के साथ झुककर प्रणाम किया और बोला, मेरा कोई नाम नहीं है, इसलिए आप मुझे बुला सकते हैं। उस लड़के ने साफ साफ कह दिया कि वो यहाँ सिटी लॉर्ड को चैलेंज करने आया है। ये सुनते ही वहां मौजूद सब लोग दंग रह गए। सबके मन में बस एक ही बात थी कि ये लड़का कितना क्रेजी है जो सीधे सिटी लॉर्ड को चैलेंज करने की हिम्मत कर रहा है। तभी पीछे खड़ा एक गुर्गा गुस्से में तमतमाते हुए आगे आया और उसे सुनाने लगा, ओए तेरा दिमाग तो ठिकाने है? नाम पता कुछ है नहीं तेरा और चला है सीधा टिएनमो चेंग के सिटी लॉर्ड के साथ मुकाबला करने? तेरी ये बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है। लेकिन उस लड़के ने बस फिर से हाथ जोड़कर बड़ी नम्रता से कहा, देखिए, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि मैं जबरदस्ती मुकाबला करूं। मैं तो बस ये उम्मीद लेकर आया हूं कि मुझे टिएनमो चेंग में कुछ गाइडेंस मिल सके। ये सुनकर गे वेन्हे उसे गौर से देखने लगे। उन्हें लगा कि ये लड़का जानबूझकर ऐसी चैलेंजिंग बातें बोल रहा है, जबकि उसका बिहेवियर बहुत ही पोलाइट और रिस्पेक्टफुल है। पहली नज़र में तो वो काफी नेक और ईमानदार लग रहा था, पर उसके बोलने के अंदाज में एक अजीब सी बेबाकी और सादगी थी। सच कहूं तो काफी लंबे समय बाद उन्हें ऐसा कोई इंटरेस्टिंग यंग टैलेंट मिला था। जे वेन्हे ने उसका चैलेंज सीधे एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि उससे एक रैंडम सा सवाल पूछा कि क्या उसे शतरंज, चेस खेलना आता है। लड़के ने बिना झिझके जवाब दिया, जी हाँ, मुझे खेलना आता है। ये सुनते ही जे वेन्हे मुड़े और उसे अपने पीछे आने का इशारा किया। देखो, अगर तुम टिएनमो चेंग में अपना हुनर आजमाना चाहते हो तो उसकी पहली शर्त यह है कि तुम्हें मेरे साथ शतरंज खेलना होगा और मुझे कम से कम एक बार हराना होगा।
अब तक पूरे मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड में सिर्फ एक ही ऐसा बंदा रहा है जिसने मुझे इस खेल में मात दी है, और उसकी जीत भी बस आधे पॉइंट के मार्जिन से थी। तो चलो अब गेम शुरू करते हैं। असल में ये टियानमो चेंग का एक पुराना रूल था कि यहाँ आने वाले हर चैलेंजर को पहले शतरंज की बाजी खेलनी ही पड़ती थी। चूंकि यहाँ चैलेंज करने वालों की भीड़ लगी रहती थी, इसलिए गे वेन्हे ने ये स्मार्ट तरीका निकाला था। ऊपर से देखने में तो ये बस एक नॉर्मल सा गेम लगता था, पर हकीकत में ये एक जबरदस्त दिमागी जंग, साइकोलॉजिकल वॉर थी, जिससे अपोनेंट की स्ट्रैटेजी और उसकी कमजोरियों का आसानी से पता लगाया जा सके। ये एक ऐसी सोची समझी जंग थी जहां अगर आपकी चाल सही बैठती है तो आप अपना दबदबा बना सकते हैं और अपनी पोजीशन स्ट्रांग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने जरा सी भी लापरवाही की या आपका ध्यान भटका, शतरंज की इस बाजी में अगर एक भी कदम गलत पड़ा तो समझो पूरा खेल खत्म। यही तो इस खेल की असलियत है। सिर्फ ताकतवर होने से आप मुकाबला नहीं जीत सकते। सिर्फ टैलेंट या चार्म के दम पर आप हकीकत को नहीं बदल सकते। दोनों के बीच ये दिमागी जंग देर रात तक चलती रही और माहौल काफी सीरियस हो गया था। ये सब देख रही गे लन भी खुद को रोक नहीं पाई और तमाशा देखने के लिए नजदीक आ गई। क्या अभी भी खेल चल ही रहा है? उसने पूछा। जवाब मिला, जी मिस, 3 बाजियों में से जो 2 जीतेगा वही विनर होगा, और फिलहाल सर ने एक राउंड जीत लिया है। वैसे इस बंदे ने सिर को काफी तगड़ा चैलेंज दिया है। इतना टाइम बीत गया और अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। जी लैन को भी अब पसीना आने लगा था, क्योंकि वो समझ गई थी कि सामने वाला कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक जीनियस है। अगर उसकी इंटेलिजेंस को एक साइड रख भी दें तो आमतौर पर वक्त बीतने के साथ कोई भी इंसान थकावट की वजह से गलती कर ही देता है, लेकिन ये लड़का बिल्कुल अलग था। असल में शतरंज खेलने के तरीके से ही इंसान के नेचर और उसकी पर्सनैलिटी का पता चलता है। अगर आप तेज और चालाक हैं तो आपकी चालें पानी की तरह स्मूथ होंगी, और अगर आप ईमानदार और सीधे हैं तो आपका गेम एक पहाड़ की तरह मजबूत और स्टेबल होगा। और ये लड़का, ये तो किसी जंगली घोड़े की तरह है जो अपने इलाके को प्रोटेक्ट कर रहा हो और किसी भी घुसपैठिए को जरा भी मौका नहीं दे रहा। आखिर ऐसे पावरफुल अपोनेंट से कोई कैसे निपट सकता है? आधी रात बीतने के बाद जब बाजी खत्म होने को आई तो गे वेन्हे ने अपनी पारखी नजरों से एक्सवे लिंग्यून को पूरी तरह पढ़ लिया था। उन्हें साफ दिख रहा था कि इस लड़के के अंदर एक खूंखार शिकारी जानवर छिपा है जो फिलहाल बस एक छोटा सा बच्चा है, लेकिन अगर इसे सही से ट्रेन किया जाए तो आगे चलकर ये पक्का एक बहुत बड़ा नाम बनेगा। और जहां तक इसके नीगोंग की बात है तो वो पूरी तरह राइटियस पाथ वाला है। जे वेन्हे ने उससे बड़े ही शांत अंदाज में सवाल किया, आखिर तुम टियानमो चेंग को ही क्यों चैलेंज करना चाहते हो? तुम्हारे अंदर इतना टैलेंट है कि तुम किसी भी टॉप लेवल के संप्रदाय में जाकर कल्टीवेशन कर सकते हो, और वहां तुम्हारी स्ट्रेंथ अभी से कहीं ज्यादा होगी। उस लड़के ने बड़ी सादगी से जवाब दिया, मुझे बस एक काम पूरा करना है। वहां कुछ ऐसे लोग हैं जिनका अब कोई मालिक नहीं बचा और वो मेरे वापस आने का इंतजार कर रहे हैं। वहां एक बहुत ही जरूरी इंसान भी है जिसे मैं उस अंधेरी खाई से बाहर नहीं निकाल पाया, और एक ऐसा दुश्मन भी है जिससे आखिरी मुकाबला करने के लिए मैं बहुत बेताब हूं और वो भी मेरा वेट कर रहा है। मैंने कसम खाई थी कि मैं बहुत तेजी से स्ट्रांग बनूंगा, और अपनी उसी कसम को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए मैं आज यहां खड़ा हूं। ये सब सुनकर गे वेन्हे के मन में उस यंग लड़के के लिए इज्जत और भी बढ़ गई। उन्होंने कहा, तुम्हारे इरादे एकदम साफ हैं और तुम्हारे अंदर जरा भी हिचकिचाहट नहीं है। तुम फ्यूचर में पक्का कुछ बड़ा अचीव करोगे। लेकिन मेरे दोस्त, ये टाइम ख्यालों में खोने का नहीं है। अभी उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक गे वेन्हे ने अपनी सिर्फ एक चाल से पूरे खेल का पासा ही पलट दिया। उस लड़के को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। मुझे लगा था कि मैंने उन्हें एकदम कोने में धकेल दिया है, पर बस एक पल के लिए मेरा फोकस क्या बिगड़ा, मैं तो हार गया। वाकई जे वेन्हे एक बहुत ही खतरनाक प्लेयर थे। हालांकि वो ये मैच जीत गए थे, पर उन्हें अच्छे से पता था कि ये जीत सिर्फ इसलिए मिली क्योंकि लड़के का ध्यान भटक गया था। इस बात ने उस लड़के के लिए उनकी क्यूरियोसिटी और भी बढ़ा दी। उन्होंने उसका चैलेंज तो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन खुद लड़ने के बजाय उन्होंने अपनी प्यारी पोती गे लन को आवाज दी, जो ये सब छिपकर देख रही थी। उन्होंने हंसते हुए कहा, देखो, तुम शतरंज हार चुके हो और मैं रूल्स नहीं तोड़ सकता, पर हाँ, तुम मेरी पोती गे लन के साथ मुकाबला कर सकते हो। इसने अभी अभी मुझसे काफी कुछ नया सीखा है, तो बताओ क्या ख्याल है? जी लैन को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और उसने तुरंत अपनी नाराजगी जाहिर की। दादाजी, आपने तो अभी बस मुझे सिखाना शुरू ही किया है, और ऊपर से आप अक्सर सिखाने के नाम पर बहाने बनाकर टाल देते हैं। अब आप चाहते हैं कि मैं इस बंदे से मुकाबला करूं? कम से कम अगले कुछ दिन तो मुझे ढंग से ट्रेनिंग दे दीजिए। जी वेन्हे के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए उन्हें ना चाहते हुए भी उसकी बात माननी पड़ी। सुए लिंग्यून ये सब चुपचाप देख रहा था और मन ही मन मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसे साफ दिख रहा था कि सिटी लॉर्ड अपनी पोती का मार्शल आर्ट सीखना जरा भी पसंद नहीं करते। कुछ दिनों बाद टियानमो चेंग के अखाड़े अरीना में लोगों की भारी भीड़ जमा थी और हर तरफ बस उसी की चर्चा हो रही थी। क्या ये वही लड़का है? देखो तो इसे कितना ओवर कॉन्फिडेंट लगता है,
सीधे सिटी लॉर्ड को चैलेंज करने चला है। जैसे जैसे क्सुए लिंगयुन भीड़ के बीच से आगे बढ़ रहा था, उसने गौर किया कि नीचे खड़े लोग भी कोई मामूली नहीं थे, बल्कि उनमें से कई काफी पावरफुल एक्सपर्ट्स लग रहे थे। ऊपर से भले ही सब कुछ शांत और नॉर्मल दिख रहा था, पर हकीकत में अलग अलग गुटों और ताकतों के बीच एक जबरदस्त टेंशन चल रही थी। अगर महल के अंदर जरा सी भी हलचल हुई तो ये एक बहुत बड़े और खतरनाक हंगामे में बदल सकती थी। लेकिन जब तक जे वेन्हे वहां मौजूद थे, सब कुछ पूरी तरह कंट्रोल में और शांत था। ये देखकर उसे एक बार फिर एहसास हुआ कि वो वाकई कितने महान और पावरफुल इंसान हैं। उसने खुद को वार्न किया कि मेरा मुकाबला उनकी पोती से है, इसलिए मुझे जरा भी ढील नहीं देनी है और पूरी तरह अलर्ट रहना है। मुकाबले की शुरुआत में एक्सुए लिंगयुन ने पूरी रिस्पेक्ट के साथ उसे ग्रीट किया। जीलान बड़े ही हम्बल अंदाज में बोली, सर प्लीज मुझे गाइड कीजिएगा। मैं आपसे उम्र में भी छोटी हूं और मैंने सीखा भी बहुत कम है, तो क्या मुझे पहला बार अटैक करने का मौका मिल सकता है? सुए लिंगयुन ने भी शालीनता से जवाब दिया, जरूर मिस, आप तो जरूरत से ज्यादा ही विनम्र हो रही हैं, तो अब मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। जैसे ही उसने ये कहा, अगले ही पल गे लन ने बिजली की तेजी से अपनी तलवार निकाली और उसकी तरफ झपटी। एक पल के लिए उन दोनों की नजरें मिलीं। वाकई उसके तलवार चलाने का अंदाज बहुत ही सधा हुआ और तेज था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता या संभलने की कोशिश करता, गे लन ने उसका कंधा मजबूती से पकड़ लिया और उसे एक जबरदस्त 360 डिग्री वाला वो झटके से उसके पीछे पहुंची और हवा को चीरते हुए सीधा हमला कर दिया। सुए लिंगयुन को संभलने का मौका ही नहीं मिला, पर उसने जैसे तैसे खुद को बचाया और समझ गया कि इस लड़की को हल्के में लेना भारी पड़ सकता है। अगले ही सेकंड उसने पूरे जोर से वार को काटा और बिजली की रफ्तार से काउंटर अटैक किया। लेकिन गे लन ने भी बड़ी चालाकी से खुद को स्लाइड किया और इस जानलेवा हमले को चकमा दे दिया। ये सब इतना तेज था कि उसकी सांसें फूलने लगी थीं और उसने फौरन पीछे फ्लिप मारते हुए दूरी बना ली। उसकी ये फुर्ती और सिचुएशन को हैंडल करने का तरीका देखकर सुए लिंगयुन दंग रह गया। वो सच में बहुत फ्लेक्सिबल थी और सही टाइम पर अटैक करना जानती थी। उसने सोचा, भाई दादाजी ऐसे ही इस पर फिदा नहीं है। तभी गे लन ने अपनी तलवार में अपनी पूरी इंटरनल एनर्जी भर दी, जिससे वहां का वाइब ही बदल गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्त तुम्हारी स्किल्स वाकई कमाल की हैं। सच कहूं तो पहली बार किसी से लड़ने में इतना मजा आ रहा है। चलो देखते हैं क्या तुम मेरी इस अगली चाल को झेल पाते हो। ये सुनते ही एक्सुए लिंगयुन एकदम सीरियस हो गया और उसने अपना पूरा फोकस वहीं लगा दिया। अगले ही पल वो तेजी से हवा में उछली और वहां एनर्जी का एक जबरदस्त बवंडर सा बन गया। उसने तलवार पर अपनी पकड़ मजबूत की और ऐसा लगा जैसे आसमान में हजारों तलवारें चमक रही हों। ये और कुछ नहीं बल्कि मशहूर श्वेयुन जियानफा थी, जिसे खुद लेजेंडरी श्वेशन लाओमोमिंग कई ने बनाया था। उसने जैसे ही नीचे की तरफ वार किया, तलवार की लहरें बिजली की कड़कड़ाहट की तरह उसकी तरफ लपकीं। सुए लिंगयुन ने तेजी से एक एक करके सबको ब्लॉक करना शुरू किया, जबकि स्टेज पर बैठे जे वेन्हे चुपचाप सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे थे। जे वेन्हे स्टेज पर बैठे खामोशी से सब देख रहे थे। उन्होंने नोटिस किया कि पिछले कुछ समय में जीलैन की स्किल्स और मार्शल आर्ट्स में जबरदस्त सुधार आया है। लेकिन एक बात और थी जो उन्हें हैरान कर रही थी। भले ही गेलन के मूव्स और उसकी तलवारबाजी एकदम परफेक्ट थी, फिर भी वो लड़का अपनी पलक तक नहीं झपका रहा था। वो बड़ी ही शांति के साथ गेलन की हर एक मूवमेंट और बदलाव को ऑब्जर्व कर रहा था। उसकी रिफ्लेक्सेस और सिचुएशन के हिसाब से खुद को ढालने की स्पीड वाकई डराने वाली थी। तलवारों की धार के सामने भी उसका ये बेखौफ अंदाज और उसकी वो गहरी ठंडी नजरें, ऐसा लग रहा था जैसे वो हर एक धोखे या इल्यूजन के पार देख सकता हो। जब गे वेन्हे उससे पहली बार मिले थे, तभी उन्हें अंदाजा हो गया था कि ये लड़का काफी मुश्किलों से गुजरा है और उसके पास ढेर सारा रियल बैटल एक्सपीरियंस है। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको शॉक में डाल दिया। सुए लिंगयुन ने अचानक वही पोज ले लिया जो श्वेयुन जियानफा चलाने के लिए इस्तेमाल होता है। जीलान को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने देखा कि इक्सुए लिंगयुन ने अपनी तलवार में अपनी इंटरनल पावर को फोकस किया और एक पावरफुल ऑरा के साथ 80 की स्पीड से सीधा उसकी तरफ हमला कर दिया। हालांकि गे लन पहले से ही अलर्ट थी, इसलिए उसने उसके इस खतरनाक वार को रोक लिया। वो मुस्कुराते हुए बोली, सर आपने तो मुझे कई बार सरप्राइज कर दिया। सिर्फ कुछ ही पलों के लिए देखकर आपने इतनी मुश्किल तलवारबाजी सीख ली, लेकिन आपकी यही नकल अब मेरे लिए एक नया मौका बन गई है। अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि जीलैन अचानक हवा में उछल गई। अफसोस, मेरी असली ताकत सिर्फ इतनी ही नहीं है, और वो हवा में हथियारों के टकराने से एक जबरदस्त शॉकवेव पैदा हुई, जिससे वहां पावरफुल एयर करंट्स बनने लगे। अगले ही पल गे लन अचानक से गायब हो गई और सीधे एक्सुए लिंगयुन के साइड में फ्लैश की तरह अपीयर हुई। सुए लिंगयुन बुरी तरह चौंक गया। शिट, ये तो एक फेक मूव था। गे लन ने अपनी इंटरनल एनर्जी को बिना रुके अपनी तलवार की नोक पर फोकस किया। सुए लिंगयुन ने अपने दांत भींच लिए और अपनी पूरी ताकत लगा दी। तभी दो बहुत ही विशाल ताकतों के आपस में टकराने से एक कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ।
पूरे अखाड़े में चारों तरफ धूल और तलवारों की तीखी एनर्जी फैल गई, जिसे देखकर वहां मौजूद हर कोई दंग रह गया। लगता है फैसला हो गया, किसी ने धीरे से कहा। जैसे ही धूल छंटी, माहौल एकदम शांत हो गया। अगर गौर से दोनों की तलवारों को देखें तो मुकाबला खत्म हो चुका था। शानदार मुकाबला था सिर, आपकी परफॉर्मेंस ने सच में मुझे हैरान कर दिया, गेलन ने तारीफ करते हुए कहा। सुए लिंगयुन ने भी रिस्पेक्ट के साथ जवाब दिया। सिखाने के लिए शुक्रिया मिस, मैंने आपसे आज बहुत कुछ सीखा है। मार्शल वर्ल्ड सच में टैलेंटेड लोगों से भरा पड़ा है। आपको देखने के बाद मुझे ये बात फाइनली समझ आ गई है। स्टेज पर बैठे गे वेन्हे की आंखों में एक चमक थी। उन्होंने कहा, तुम दोनों ने बहुत अच्छा किया। काफी समय बाद ऐसी जबरदस्त फाइट देखने को मिली है। लेकिन दोस्त, तुम्हें सिर्फ गे लन को थैंक यू नहीं कहना चाहिए। तुम्हें तो उन दो महान मास्टर्स का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिन्होंने श्वेयुन जियानफा और यूमो किक्सिंग जियान जैसी सीक्रेट टेक्निक्स बनाई थी, क्योंकि तुम्हारे दिल में उनके लिए ही ग्रैटिट्यूड होना चाहिए। ये सुनते ही वहां मौजूद दो बुजुर्ग मास्टर्स के तो जैसे होश ही उड़ गए। जी लैन को अपनी कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्या? इसका मतलब है कि सर ने श्वेयुन जियानफा और यूमो किक्सिंग जियान दोनों को पूरी तरह से मेमोराइज कर लिया है, सिर्फ कुछ ही पलों के लिए देखकर? नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। स्टेज पर बैठे वो दोनों मास्टर्स भी एकदम सन्न रह गए थे। स्टेज पर बैठे वो दोनों बुजुर्ग मास्टर्स भी इस बात को मानने को तैयार नहीं थे और काफी गुस्से में दिख रहे थे। उनमें से एक चिल्लाया, ये एकदम बकवास है। ये कल का आया छोकरा सिर्फ कुछ ही पलों में मेरी वो टेक्निक्स कैसे सीख सकता है जिन्हें बनाने में मैंने अपनी पूरी लाइफ के कई दशक लगा दिए? ऐसा होना इम्पॉसिबल है। लेकिन गे वेन्हे अपनी बात पर अड़े हुए थे। उन्होंने कहा, अगर इस लड़के ने सिर्फ देखकर वेन्यू जियानफा को कॉपी कर लिया है तो इसका पता तो बस एक छोटे से टेस्ट से ही चल जाएगा। ये सुनकर सुए लिंगयुन एकदम खामोश हो गया। जे वेन्हे ने काफी सीरियस होकर उसे वार्न किया, क्या तुमने सुना? अगर तुमने वाकई उन मूव्स को मेमोराइज नहीं किया है तो तुम्हारी नकल में वो परफेक्शन और वो जान कभी नहीं आ सकती। अब नजरें मत चुराओ और बहाने बनाना बंद करो। बेहतर यही होगा कि तुम अपनी स्किल्स का एक डेमो दिखाओ और दूध का दूध और पानी का पानी होने दो। सुए लिंगयुन तुरंत तैयार हो गया और उसने ठीक है कहते हुए अपनी तलवार की मूठ को कसकर पकड़ लिया। अगले ही पल उसने जियानशिन सोर्डिंग की सीक्रेट आर्ट का इस्तेमाल किया। उसकी तलवार से निकलने वाली ऑरेंज कलर की जियान की पूरे अखाड़े में फैल गई और उसकी काली तलवार के मूव्स किसी आग उगलते हुए यूलोंग की तरह इतने शानदार थे कि सब देखते रह गए। अपनी परफॉर्मेंस खत्म करने के बाद उसने बड़े आराम से अपनी तलवार वापस म्यान में रख ली। जी लैन को अभी भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसने हक्का बक्का होकर कहा, ये कैसे हो सकता है? इसने सच में यूमो क्विक्सिंग जियान को मास्टर कर लिया। वहां मौजूद भीड़ भी शौक में थी कि कोई सिर्फ कुछ ही देर देखकर इतनी जिंगमियाओ प्रोफाउंड तकनीक कैसे सीख सकता है। ये तो कुदरत के करिश्मे जैसा था। शुए लिंगयुन ने सफाई देते हुए कहा, दरअसल यूमो किक्सिंग जियान की तलवारबाजी इतनी ग्रेसफुल और अट्रैक्टिव थी कि मैं चाहकर भी इसके वार करने के तरीके को खुद को याद करने से नहीं रोक पाया। अगर इसे चोरी करना माना जाता है तो मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं लाइफ में कभी इसका यूज नहीं करूंगा। मेरा डेमोनिक पाथ के लोगों से कोई लेना देना नहीं है और ना ही मैं उनके साथ किसी भी तरह का कोई कनेक्शन रखना चाहता हूं। जैसे ही उसने ये कहा, गे वेन्हे ने अचानक बहुत ज्यादा गुस्सा होने का नाटक किया और चिल्लाकर बोले, क्या कहा तुमने? क्या इन मास्टर्स का चेला बनना तुम्हारे लिए इतनी शर्म की बात है? आखिर तियानमो चेंग में ग्रेट प्रोटेक्टर की सॉर्ट टेक्निक तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट रहेगी। अगर तुम्हें यूमो 7 स्टार सॉर्ट की असली पावर मिल गई तो तुम पक्का एक टॉप टियर एक्सपर्ट के लेवल तक पहुंच जाओगे। लेकिन रियलिटी में ये सब जे वेन्हे उसे सीक्रेट टेलीपैथी के थ्रू समझा रहा था। उसने चुपके से कहा, चुपचाप मेरी बात सुनते रहो, बीच में कुछ मत बोलना। मैं हमेशा से तुम्हारे जैसे ही किसी बंदे का वेट कर रहा था। थोड़ी देर में तुम खुद समझ जाओगे कि मेरा मतलब क्या है। सुए लिंगयुन ने उसकी आंखों में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ देखा और बिना डरे सीधा बोल दिया, लेकिन मुझे किसी डिमोनिक पाथ वाले को अपना मास्टर नहीं बनाना। मतलब भाई ने सीधा मुंह पर बेइज्जती कर दी। ये सुनते ही गे वेन्हे का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने गुस्से में अपने दांत पीसे, क्योंकि अब उसका गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। तुम सच में एक नंबर के जिद्दी बेवकूफ हो। आखिर तक तुम्हारा ये एटीट्यूड और ईगो कम नहीं हुआ। तुम एरोगेंट ब्रैट, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। डिमोनिक पाथ वालों में आखिर दिक्कत ही क्या है? जब से मैंने डिमोनिक पाथ के इंसान को अपना मास्टर माना है, मेरी कॉन्शियंस एकदम क्लियर है। इस दुनिया में खून की नदियां बहाने वाला विलन मैं नहीं हूं। असली गुनहगार तो वो हिपोक्रिट्स हैं जो इस दुनिया को ब्लैक और व्हाइट में डिवाइड करते हैं और कहते हैं कि हम एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते। जब तुम मेरे साथ चेस खेलते हो तो क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ व्हाइट पेपर से पूरा चेस बोर्ड बन सकता है? ये डायलॉग मारते हुए जे वेन्हे के हाथ में एक खतरनाक एनर्जी ब्लास्ट तैयार हो चुका था जो किसी मिनी न्यूक्लियर बॉम्ब से कम नहीं लग रहा था। वो बेवकूफ जो पूरी दुनिया को सिर्फ एक ही रंग में पेंट करना चाहते हैं, उन्हें तो जड़ से मिटा देना ही सही है।
अगले ही सेकंड एक जोरदार पाम स्ट्राइक सीधे सुए लिंगयुन को जा लगी, जिससे वो हवा में उड़ता हुआ दर्जनों मीटर दूर जा गिरा। इस ब्रूटल अटैक से उसका दिमाग सुन पड़ गया और मुंह से खून निकलने लगा। वहां खड़े सारे लोग पूरी तरह से शॉक में आ गए। किसी ने हकलाते हुए पूछा, सिटी लॉर्ड, आपने अचानक ये अटैक क्यों किया? जीलैन भी बहुत कंफ्यूज था कि उसके दादा ने उस लड़के से अचानक ऐसी बातें क्यों की। उसने हैरानी से कहा, ग्रैंडपा, इस लड़के ने हमारी बेइज्जती की है। ये इतना एरोगेंट कैसे हो सकता है? ये बंदा खुद को कुछ ज्यादा ही महान समझता है, बस अपने थोड़े से टैलेंट के दम पर पूरी दुनिया को नीचा दिखाता है, और हम डेमोनिक पाथ वालों को तो इसने बिल्कुल बेवकूफी समझ रखा है। जल्दी से इस बदतमीज लड़के को पहाड़ से नीचे फेंक कर आओ, और अगर किसी ने भी इसे बचाने की कोशिश की तो मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर वो वहां से गुस्से में पैर पटकता हुआ निकल गया। टियानमो सिटी के पहाड़ के नीचे वहां के लोगों ने एक सुए लिंगयुन को घास के मैदान पर ऐसे पटक दिया जैसे कोई बोरी हो। अरे यार, बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ। खैर छोड़ो, चलो हम लोग वापस चलते हैं। उनके जाने के ठीक बाद सुए लिंगयुन ने खांसते हुए अपनी आंखें खोलीं। उसने अपने सीने पर हाथ फेरा और अपने कपड़ों के अंदर से एक किताब निकाली। और ये कोई आम किताब नहीं, बल्कि यूमो 7 स्टार सॉर्ड का सीक्रेट मैनुअल था, जिसे प्रोटेक्टर बो ने चुपके से उसे दे दिया था। वो मुस्कुराया और बोला, मुझे आपको मास्टर कहकर बुलाना चाहिए था, लेकिन बॉस, आप थोड़ा सा लेट हो गए। उस डेमोनिक हीरो ने मुझे पहले ही अशूरा इल्यूजन के बारे में सब कुछ सिखा दिया है, तो अब मजबूरी में आपको मेरे सेकंड मास्टर की पोजीशन से ही काम चलाना पड़ेगा। अब जाकर मुझे समझ आया है कि टियानमो सिटी असल में कितनी अमेजिंग जगह है। आपने जो वो डायलॉग मारा था ना कि इस दुनिया को सिर्फ एक ही रंग में पेंट नहीं किया जा सकता, उसे मैं हमेशा अपने दिमाग में एकदम सेट रखूंगा। यहां से सीन शिफ्ट होता है। घने जंगलों और पहाड़ों के बीच ये हाँ नाम का एक लड़का बिना रुके अपनी वुडन स्वॉर्ड को हवा में तेजी से स्विंग कर रहा था। अपने हाथ में कांपती हुई उस लकड़ी की तलवार को देखकर ये हाँ गहरी सोच में पड़ गया। ऐसा क्यों होता है कि हर बार अटैक का एंड करते टाइम मेरी स्वॉर्ड अनस्टेबल हो जाती है? इतनी भयानक प्रैक्टिस करने के बाद मेरी स्किल्स मेरे मास्टर से भी कहीं ज्यादा टॉप लेवल की हो चुकी हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि मुझे सिर्फ एक ही टेक्निक आती है, व्हाइट क्रेन स्वॉर्ड आर्ट। अचानक उसे फील हुआ कि पिछली बार वाली वो व्हाइट फॉक्स उसे फिर से घूर रही है। ये हाँ ने उसे डराने के लिए मुंह से कुछ अजीब सी डरावनी आवाजें निकालीं। लेकिन अगले ही सेकंड उस व्हाइट फॉक्स ने डरने के बजाय उसे ऐसे घूर कर देखा जैसे कह रही हो कि ब्रो, सीरियसली? ये हाँ का गोश्त से भरा हुआ बैग हवा में उड़ गया, लेकिन भाई ने उसे पकड़ने के लिए दौड़ने की कोई कोशिश नहीं की। इसके बजाय वो वहीं रुक गया और एकदम डीप थिंकिंग में चला गया। उसने नोटिस किया कि उस व्हाइट फॉक्स के पैर तो बहुत छोटे हैं, लेकिन फिर भी वो कितनी तेजी से दौड़ती है, और इसी चीज से ये हाँ को एक कमाल का अवेकनिंग मिल गया। उस व्हाइट फॉक्स ने भागने के लिए अपने टोज की पावर का यूज किया था। क्या ऐसा हो सकता है कि स्वॉर्ड स्विंग करते टाइम मुझे अपने पाम की पावर के बजाय अपनी पूरी स्ट्रेंथ अपनी उंगलियों के टिप्स यानी फिंगर टिप्स पर फोकस करनी चाहिए? ये हान ने तुरंत अपनी पूरी पावर अपने फिंगर टिप्स पर फोकस करके हल्के से एक स्टेप लिया और स्वॉर्ड को स्विंग किया। और भाई साहब, ये स्ट्राइक इतनी स्मूथ और स्टेबल थी कि क्या ही बताऊं। क्या बात है, ये तो एकदम परफेक्ट है। ये हाँ खुशी के मारे पागल हो गया। उसने मजाक में कहा, लगता है तुम तो जेंसू फर्स्ट फैमिली के मास्टर से भी कहीं ज्यादा अच्छा सिखाते हो। इसके बाद ये हाँ शांति से आराम करने के लिए अपने केव ड्वेलिंग में वापस लौट आया। वहां उसने अपनी इनर एनर्जी को कल्टिवेट करने के लिए ब्रीदिंग टेक्निक्स का यूज किया। उसका कल्टिवेशन एकदम स्मूथली चल रहा था, लेकिन दिक्कत ये थी कि उसके पास प्रैक्टिस के लिए कोई ढंग की टेक्निक्स या मूव्स नहीं थे। तभी उसे आज व्हाइट फॉक्स से मिला वो लेसन याद आया और वो दोबारा सोचने लगा कि क्या वो जानवरों के मूवमेंट से कुछ इंस्पिरेशन ले सकता है। जमीन पर रेंगता हुआ सांप, उछलता कूदता खरगोश या फिर पानी में तैरती हुई मछली। यार, इनमें से कोई भी स्टाइल मेरे लिए सूट नहीं करता। तभी अचानक वहां कहीं से एक तितली उड़ती हुई आ गई। ये हाँ ने उसे बड़े ध्यान से देखा और अपनी स्वॉर्ड से उसे वहां से भगाने की कोशिश की, लेकिन उस तितली ने एक मस्त सा आर्क बनाते हुए बड़े ही एलिगेंस के साथ उसके अटैक को आराम से डॉज कर लिया। ये हाँ ने फिर से अपनी वुडन स्वॉर्ड को स्विंग किया, पर हैरानी की बात तो ये थी कि उस तितली ने ना सिर्फ इस बार भी उसे आराम से डॉज कर लिया, बल्कि वो मजे से उसकी वुडन स्वॉर्ड पर आकर बैठ भी गई। लिटरली भाई, बेइज्जती करवा दी। और फिर वो बड़े आराम से वहां से उड़ गई। ये हाँ एकदम शॉक में उस उड़ती हुई तितली को घूरता रह गया। उसने अपनी वुडन स्वॉर्ड से उस तितली के उड़ने के ट्रिकी पैटर्न को कॉपी करना शुरू कर दिया। उसकी स्वॉर्ड के मूवमेंट्स बिल्कुल उस तितली की तरह हो गए थे, जो फूलों के बीच मंडरा रही हो, कभी एकदम फास्ट, कभी एकदम स्लो, कभी पास तो कभी एकदम दूर। वो एकदम से इतने फियर्स अटैक्स करता था कि ओपोनेंट्स को संभलने का मौका ही नहीं मिलता था। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि ये हन ने अपने सारे इमोशंस अपनी स्वॉर्ड टेक्निक्स में डाल दिए थे, जिससे उसके हर मूव में एक ब्लडी रोमांस और ट्रेजेडी की फील आती थी।
जब उसका सॉर्ड इंटेंट अपने पीक पर पहुंचता था तो उसकी सॉर्ड की टिप जहां से भी गुजरती ऐसा लगता जैसे ब्लड रेड बटरफ्लाइज हवा में नाच रही हों, जो देखने में जितनी ब्यूटीफुल थीं उतनी ही डेडली भी। इसी तरह प्रैक्टिस करते करते उसे पहाड़ों में पूरे 2.5 साल बीत गए। इस बीच उसने ना जाने कितनी वुडन सॉर्ड्स तोड़ डाली, तो अब फाइनली टाइम आ गया था कि पहाड़ से नीचे उतरकर अपने लिए एक बढ़िया सी असली सॉर्ड ढूंढी जाए। उसने खुद से कहा, मुझे एक फ्लेक्सिबल सॉर्ड चाहिए क्योंकि मेरी ये नई टेक्निक नहीं, मुझे इसे ब्लड बटरफ्लाई सॉर्ड आर्ट बुलाना चाहिए। थोड़ी ही देर में उसने अपना सारा सामान पैक कर लिया और वहां से निकलने के लिए एकदम रेडी हो गया। लगता है कि वो व्हाइट फॉक्स उसकी गुफा पर कब्जा करना चाहती थी, लेकिन उसने भी उसे रोका नहीं और बड़े ही आराम से अपनी जगह उस लोमड़ी को दे दी। चलते चलते वो सोचने लगा, सोचकर ही अजीब लगता है कि मुझे एक्सवे फैमिली को छोड़े हुए पूरे 3 साल हो चुके हैं। पता नहीं यंग मिस अब कैसी होंगी। मुझे वापस जाकर अपना रिवेंज भी तो लेना है और हाँ, इस पूरी दुनिया को भी एक्सप्लोर करना है। यहां से सीन शिफ्ट होता है जिंगचेंग एस्कॉट एजेंसी पर, जहां चीफ एस्कॉट सॉन्ग लिराइजियन क्रिएट कर डाला और साथ ही अपने दादाजी से सीखी हुई मार्शल आर्ट्स को भी एकदम नेक्स्ट लेवल पर कल्टिवेट कर लिया था।